अच्छा। 26 से 28 के बीच में आ रहा है रिजल्ट। सही है। ट्वेंटी सिक्स से 28। का टॉपिक है लास्ट क्लास में हमने कुछ चीज़ें की थी डेमो में अपने। ठीक है, इसी को आगे कंटिन्यू कर लेंगे आज। टॉपिक आपका चल रहा था चैप्टर 8, डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। बैच DI3 लेक्चर 1। लास्ट क्लास में जब हमने कंक्लूड किया था तो डिविडेंड की कहानी शुरू की थी अपने डेमो में, और डिविडेंड की कहानी में बहुत सारी चीजें हमने कवर की थी। डिविडेंड सबसे पहले मैंने बताया था आपको डिविडेंड होता क्या है। अगर कोई पूछे जनरल लाइफ में डिविडेंड का मतलब क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक। अगर कंपनी जेड की डेफिनेशन देखो कितनी सिंपल डेफिनेशन है, सिर्फ एक लाइन बोलता है डिविडेंड इंक्लूड्स। यही पढ़ा था आपने। अच्छा, जो डिविडेंड अकाउंट्स फाइनलाइजेशन होने से पहले डिक्लेयर कर दिया जाए उसको कौन सा डिविडेंड बोलते हैं? इंटरिम डिविडेंड। अकाउंट्स फाइनल होने के बाद जो डिविडेंड डिक्लेयर किया जाए फाइनल डिविडेंड। अभी बेसिक्स चल रहा है, पीछे वाला रिकैप कर रहा हूं। अच्छा, डिविडेंड रिकमेंड कौन करता है, अप्रूव कौन करता है? शेयर होल्डर्स। अच्छा, एक बार फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर हो जाए तो क्या उसको रिवोक कर सकते हैं शेयर होल्डर्स? कैंसिल कर सकते हैं क्या डिक्लेयर्ड होने के बाद? लेकिन अगर इंटरिम डिविडेंड है तो क्या सारे शेयर होल्डर तब चाहे तो कर सकते हैं क्या? ये सारी बातें आपने बेसिक्स में पढ़ी थी। ठीक। इसमें किसी को कोई डाउट? बेसिक्स में करें आगे शुरू। फिर अब हमने स्टार्ट किया कि जो डिविडेंड का पूरा चैप्टर है सेक्शन 123 से शुरू है 127 पे खत्म है। यही है ना जर्नी ऑफ डिविडेंड। पेपर में एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का आने ही आना है 100%। अब चलते हैं फिर सेक्शन 123 जो हमने लास्ट क्लास में थोड़ा सा इसका देखा था। सेक्शन 123 बात करता है डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ये पूरी उसकी हेडिंग है सेक्शन 123 की। सबसे पहला, अच्छा डिविडेंड कौन कौन से सोर्सेस से हम दे सकते हैं? सोर्सेस बताओ, कहां कहां से मतलब डिविडेंड बांट सकते हैं? करेंट ईयर के प्रॉफिट से दे सकते हैं, वेरी गुड। सेकेंड सोर्स प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट जिसको फ्री रिजर्व्स भी बोलते हैं। ठीक है। थर्ड ऑप्शन बोथ से दे दो। और सबसे लास्ट सिक्योरिटी मनी, कोई गारंटी दे रखी है सेंट्रल स्टेट तो उससे हम बांट सकते हैं। अच्छा चलो, मैंने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। डिक्लेयर करने के कितने दिन के अंदर एक सेपरेट बैंक अकाउंट में पैसा जमा करना होता है? याद आ रहा है? डिविडेंड आज डिक्लेयर हो गया, आज 5 दिन के अंदर हमें क्या करना, 5 डेज के अंदर क्या करना, एक सेपरेट बैंक अकाउंट में शेड्यूल में पैसा जमा करना। ये भी पढ़ा था। अच्छा ये बताओ, एक कंपनी रिजर्व्स में कितना पैसा कितने परसेंट डालेगी? कुछ ऐसा परसेंटेज की कोई लिमिट है क्या, या नहीं है? फिर कौन सी लिमिट है? यस, कंपनी की डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है वो कितना भी पैसा डाल सकती है रिजर्व, उसकी मर्जी है। अच्छा कंपनी नहीं चाहती डालना
तो ना डाले, क्या दिक्कत है, हमें क्या दिक्कत। अब मेन क्वेश्चन, डिविडेंड मिलेगा किसे, कैसे मिल सकता है, पेबल टू हुम एंड हाउ। पेबल टू हुम, डिविडेंड देंगे किसको, ब्रो को। बी स्टैंड्स फॉर बैंकर, आर स्टैंड्स फॉर रजिस्टर्ड शेयर होल्डर, ओ स्टैंड्स फॉर और हिज ऑर्डर। इन तीन लोगों को डिविडेंड मिलता है, रजिस्टर्ड शेयर होल्डर, बैंकर और तीसरा ऑप्शन और हिज ऑर्डर। किस मोड में डिविडेंड दे सकते हैं, या तो कैश में दे दो, दूसरा ऑप्शन चेक साइन करके दे दो, तीसरा ऑप्शन वारंट इशू कर दो। वारंट क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें अमाउंट लिखा होता है, जब उस डॉक्यूमेंट को आप पेश करते हो तो आपको पेमेंट दे देती है बैंक। समझ में आ रहा है। और लास्ट ऑप्शन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक। सबसे कॉमन क्या चल रहा है आज के टाइम में, इलेक्ट्रॉनिक मोड से ही होता है। अच्छा, वो दो सिचुएशंस कौन सी हैं जिनको डिविडेंड देना साफ साफ लॉ ने मना कर रखा है कि तुम डिविडेंड दे ही नहीं सकते। एक तो सेक्शन 8 कंपनी, और दूसरा जिसने वॉल्यूशन कर रखा हो कौन से प्रोविजंस का, यस 73 74, मतलब डिपॉजिट्स के प्रोविजन का वॉल्यूशन कर रखा हो तो इनको डिविडेंड देना अलाउड नहीं है। ये प्रोविजंस पड़े थे। 123 में भी कुछ पॉइंट्स और थे। कौन सा पॉइंट, हाँ सबसे मेन पॉइंट है ये। क्या कंपनीज तभी डिविडेंड दे सकती हैं जब प्रॉफिट हो, या इनएडिक्वेट प्रॉफिट तब भी दे सकते हैं। आज मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी में आज करंट ईयर प्रॉफिट नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोगों को डिविडेंड बांटना, तो क्या मैं दे सकता हूं, करंट ईयर प्रॉफिट नहीं हो रहा है या इनएडिक्वेट प्रॉफिट है, तो तब भी मैं डिविडेंड दे सकता हूं, सब्जेक्ट टू 4 कंडीशंस। कंडीशन नंबर 1, कितना रेट ऑफ डिविडेंड कितने ज्यादा नहीं दे सकता, एवरेज ऑफ 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर से, उससे ज्यादा नहीं दे सकता। दूसरी कंडीशन, कितना विड्रॉ कर सकता हूं डिविडेंड के लिए पैसा, मैक्सिमम, यस नॉट एक्सीडिंग 10% किसका, पेड अप शेयर कैपिटल। थर्ड ऑप्शन बहुत इजी, एडजस्ट कर लें कोई लॉस है तो। सबसे लास्ट, सबसे मेन, रिजर्व का बैलेंस कितने से कम नहीं होना चाहिए पैसा निकालने के बाद, यस जितना पेड अप शेयर कैपिटल उसका 15% से कम रिजर्व का बैलेंस नहीं होना चाहिए। अगर 15% से कम हो गया तो आप डिविडेंड नहीं दे सकते। दिस इज ऑल अबाउट द सेक्शन 123। तो अब अगर इसको आप पॉइंट वाइज देखो, इसकी हेडिंग वाइज, तो क्या क्या पॉइंट्स बने। पहला पॉइंट बना सोर्सेस, दूसरा बना टाइम लिमिट डिपॉजिट वाला, थर्ड इनएडुकेसी ऑफ प्रॉफिट, डिविडेंड इन केस ऑफ, उसकी 4 कंडीशंस, थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, रिजर्व्स में ट्रांसफर कितना करेंगे। फिफ्थ पॉइंट, पेमेंट टू हुम एंड हाउ। और सबसे लास्ट, प्रोहिबिशन ऑन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अलावा टोटल कितने पॉइंट्स हो गए, 6। क्या ये फिक्स हो गए सबके माइंड में, ए टू जेड के। ये कीवर्ड्स, ये हेडिंग्स लिखोगे, एक बार हेडिंग्स लिखो सिर्फ। जैसे पहली हेडिंग लिखो सोर्सेस, दूसरी हेडिंग ये। अब आपको ये 6 पॉइंट खुद से लिखना है, अंदर की बात नहीं लिखनी है, सिर्फ हेडिंग लिखनी है कि क्या है, व्हाट इज ऑल अबाउट द टॉपिक्स, सोर्सेस, दूसरा फिर आप, फिर तीसरा, ऐसे 6 पॉइंट लिखोगे। इससे ब्रेन को मैसेज जाएगा यही 6 पॉइंट है। इसके अलावा सेक्शन 123 में एज पर लॉ तो है ही नहीं कुछ उसमें। हो गया। तो अगर देखो आपका सेक्शन 123 डिविडेंड का, दिस इज सेक्शन 123। इसमें आपने टोटल 6 टॉपिक्स लिखे, अभी स्क्रीन पे आप देखो,
डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड के बारे में था, और इसमें पॉइंट 1 पे आपने बताया सोर्सेस, पॉइंट 2 बताया फिर आपने, फिर थर्ड टॉपिक बताया आपने इसमें, फोर्थ, फिफ्थ, लास्ट, बस। इसके अलावा कुछ है ही नहीं। और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनता है, मैंने कौन सा बताया था आपको, इन एडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट से पेपर में क्वेश्चन बनता है कि दिखाएगा कि इस कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं। अभी हम क्वेश्चन देखेंगे इसके, अभी इतने टोटल टॉपिक्स हैं, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। आई होप कि आप सबको कवर हो गया होगा। सोर्सेस पता चल गए आपको, 4 दिख रहे हैं, उसका इनएडिक्वेसी की 4 कंडीशंस दिख रही हैं, डिपॉजिट कितने दिन में करना, 5 डेज में, ये भी दिख रहा है आपको। आपको फिर फोर्थ पॉइंट में दिख रहा है उसमें रिजर्व में कितना ट्रांसफर करना है, फिफ्थ में फिर आपको दिख रहा है प्रोहिबिशन कब है, और सबसे लास्ट में पेमेंट टू हुम एंड हाउ। इसके अलावा कुछ उसमें है ही नहीं। उसके बाद हमने बात किया था कि मान लो डिविडेंड देना है, डिविडेंड कितने दिन में पे कर देना है, 30 डेज के अंदर। कितने डेज के अंदर डिविडेंड पे हो जाना चाहिए, जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर हुआ उसके 30 दिन के अंदर आपको डिविडेंड पे कर देना है। अगर आप नहीं पे करते हो तो फिर उसके बाद डायरेक्ट हम सेक्शन 127 पे आ जाएंगे। यहां पे क्या दिखा हुआ है, पनिशमेंट फॉर फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड। अगर मान लो आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया लेकिन डिविडेंड का पेमेंट नहीं किया, 30 डेज आपने पे नहीं किया, तो ये डिफॉल्ट माना जाएगा। क्या माना जाएगा, डिफॉल्ट। और सेक्शन 127 में इसके पनिशमेंट्स लिखे हुए हैं, राइट। और इसमें पनिशमेंट्स में मैंने कुछ बातें आपको बताई थी, नहीं बताई थी, ठीक है। सबसे पहले जब पनिशमेंट की बात आएगी तो 2 केसेस कवर होंगे। एक पनिशमेंट होगी ऑफ डायरेक्टर इन डिफॉल्ट पे, किस पे, और दूसरा कंपनी के ऊपर, तीसरा कुछ भी नहीं। या तो डायरेक्टर इन डिफॉल्ट को लॉ मेकर पनिश करेंगे, दूसरा कंपनी को। डायरेक्टर इन डिफॉल्ट जिसकी वजह से डिविडेंड 30 दिन में नहीं पे किया, तो लॉ ने कहा कि 2 तरीके से आपको पनिशमेंट मिलेगी। पहला, इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 इयर्स, 2 साल तक की तुम्हें जेल हो सकती है मैक्सिमम, प्लस 1000 रुपीज पर डे के हिसाब से फाइन लगता रहेगा डायरेक्टर्स जो डिफॉल्ट में है। कब तक लगता रहेगा, जब तक कि पे नहीं हो जाता डिविडेंड। ये तो किस पे लगा, ऑफिसर इन डिफॉल्ट, मतलब डायरेक्टर इन डिफॉल्ट पे। अब कंपनी के ऊपर क्या, कंपनी को तो जेल में तो रख नहीं सकते, रख सकते हो तो बता दो आज, रखा जा सकता है क्या कंपनी को, कैसे रखोगे, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। अब सीओआई उसका थोड़ी रख देंगे वहां के, लो कंपनी जेल चली गई, कंपनी को नहीं रख सकते। तो कंपनी को जो हम नहीं रख सकते, तो कंपनी के ऊपर सिर्फ कितना इंटरेस्ट लगा, सिंपल इंटरेस्ट 18% पर एनम। यही था 2 केसेस। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस थे, वो कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जब कंपनी ने डिविडेंड भी नहीं दिया फिर भी सेक्शन 127 अट्रैक्ट नहीं करेगा, वो बच जाएगी कंपनी। एक्सेप्शन टू सेक्शन 127 के वो 5 केसेस याद आ रहे हैं आपको। सबसे पहला, सबसे टॉप पे, ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से डिविडेंड नहीं दे पाया मैं आपको। कंपनी देना चाहती थी डिविडेंड, अब जैसे मान लो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर किया, डिविडेंड डिक्लेयर करके 30 डेज में पे करना होता, मीनवाइल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने या कोई फेमा के प्रोविजंस का कंप्लायंस नहीं किया, गवर्नमेंट ने क्या किया कि उसकी अकाउंट्स को ही सीज कर दिया, कंपनी के बैंक अकाउंट को ही सीज कर दिया। तब बैंक अकाउंट को सीज कर दिया तो क्या डिविडेंड दे पाएंगे हम? तो ये ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से है या कंपनी ने विलफुली किया है? तो यहां कंपनी की फॉल्ट तो है नहीं, कंपनी देना चाहती लेकिन ऑपरेशन ऑफ लॉ हो गया। केस 2, शेयर होल्डर ने डायरेक्शन दिया था कंपनी को डिविडेंड, और कंपनी ने वो डायरेक्शन कंप्लाई किया और कम्युनिकेट कर दिया किसको, शेयर होल्डर को। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक शेयर होल्डर ने बोला कि मेरे इस बैंक अकाउंट में पैसे आप जमा करवा देना, डिविडेंड के लिए बोला कि मेरा ये पीएनबी अकाउंट है, इसमें डाल देना आप। कंपनी ने डिविडेंड का अमाउंट इनिशिएट किया उसके पीएनबी अकाउंट में डालने के लिए, वहां से वो पैसा रिटर्न आ गया, उसके बैंक ने आंसर दिया ये अकाउंट इनएक्टिव है। क्या बताया, इनएक्टिव है, या केवाईसी नहीं हो रखी थी। और ये बात कंपनी ने किसको बता दिया, शेयर होल्डर्स को बता दिया। किसको बता दिया, शेयर होल्डर्स को बता दिया। अब जब शेयर होल्डर्स को यह बात बता दी तो क्या यहां कंपनी कोई गलती है? व्हाट इफ कि अगर कंपनी ना बताती तो
तब कंपनी लायबल हो, तब सेक्शन 127 अट्रैक्ट करता नहीं करता? यस, यहां पे ये बच गया। थर्ड केस, दो भाई आपस में लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं फादर ने इतने सारे शेयर्स ले रखे, उस पर डिविडेंड एक भाई कह रहा है मैं लूंगा, दूसरा कह रहा है मुझे मिलेगा। कंपनी ने कहा कि अब दोनों ने केस फाइल कर रखा है, कोर्ट में केस चला गया है, डिसाइड नहीं हुआ लीगल ओनर कौन बनेगा। मीनवाइल कंपनी ने अभी तक डिविडेंड नहीं दिया किसी को, तो क्या ये डिफॉल्ट माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि भी राइट टू रिसीव स्टैब्लिश हुआ ही नहीं है लीगली, तो किसको देगी कंपनी? भले कंपनी को देना था, लेकिन अभी डिस्प्यूट चला, तो कंपनी का फॉल्ट यहां पे नहीं है। केस 4, यस, कंपनी ने कोई शेयर्स इशू किए थे, आपने अब से अमाउंट मांगा जा रहा है, कुछ पे कर दिया, कुछ अनपेड अमाउंट है, काफी टाइम से कंपनी पैसा मांग रही है अपना कि अनपेड अमाउंट अभी आपने नहीं दिया, आप दे नहीं रहे हो। मीनवाइल कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया और आपके नाम पे इतना डिविडेंड निकला, कंपनी उसको एडजस्ट कर ले रही उस अमाउंट से, तो क्या ये डिफॉल्ट माना जाएगा? कंपनी डिविडेंड नहीं दिया या नहीं माना जाएगा? क्योंकि कंपनी ने लॉफुली वो पैसा क्या कर लिया? एडजस्ट कर लिया, तो इसको डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा। और लास्ट केस, एनी अदर रीजन। अच्छा बताना, अब एक कंपनी है, उसने डिविडेंड वारंट पोस्ट किया एक स्पेसिफिक एड्रेस पे, शेयर होल्डर ने अपना एड्रेस दिया, प्रॉपर एड्रेस लिखा कंपनी ने, उस एड्रेस पे वो डिविडेंड वारंट पोस्ट कर दिया। ठीक, अब डिविडेंड वारंट जब प्रॉपरली उस एड्रेस पे पोस्ट करने के बाद वहां पे डिविडेंड वारंट पहुंच गया, लेकिन शेयर होल्डर की गलती की वजह से वो रिसीव नहीं कर पाया। कंपनी कोई फॉल्ट नहीं है यहां पे, कंपनी ने टाइम लिमिट में ही दिया था, लेकिन वो रिसीव, एड्रेस भी सब कुछ ठीक था, लेकिन उसने 2 दिन बाद वहां रिसीव किया। क्या ये माना जाएगा डिफॉल्ट कर दिया कंपनी ने, पेमेंट में 30 दिन में नहीं दिया, या नहीं माना जाएगा? क्योंकि कंपनी की तरफ से कोई फॉल्ट नहीं है। अच्छा मान लो पोस्ट ऑफिस ने डिले कर दिया, अब कंपनी ने टाइमली पोस्ट ऑफिस को जमा कर दिया था, कितने दिन में पहुंचा देना, पोस्ट ऑफिस की गलती, क्या ये कंपनी गलती मानी जाएगी? ये मानी जाएगी क्या कंपनी की फॉल्ट है? कंपनी टाइमली मान लो पोस्ट ऑफिस को दे दिया डिलीवर कर देना, लेकिन पोस्ट ऑफिस मतलब कुछ ऐसा अर्थक्वेक वगैरह कुछ ऐसा आ गया कि पोस्ट ऑफिस इधर से उधर हो गया, ठीक है, तो क्या यहां कंपनी की फॉल्ट है या कंपनी ने अपना कंप्लायंस कर दिया था? कुछ ऐसा हो गया नेचुरल डिजास्टर, जैसे कुछ आज भी फील किया होगा 5:37 पे, तो यहां किसकी फॉल्ट, क्या कंपनी की फॉल्ट मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी? यहां पे नहीं मानी जाएगी, कंपनी की फॉल्ट नहीं मानी है। दिस इज ऑल अबाउट द सेक्शन नंबर 127। देख लो एक बार, अब इसको कट शॉर्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, कितने टाइम में डिविडेंड पे करना होता है मैक्सिमम? 30 डेज में। कितने दिन में? 30 डेज में। अगर 30 डेज में टाइम लिमिट हमने डिविडेंड पे नहीं किया तो डिफॉल्ट मान लिया जाएगा और आपके ऊपर सेक्शन 127 लग जाएगा। अच्छा, एवरी डायरेक्टर कितना लाइबल होगा? डायरेक्टर इन डिफॉल्ट कितना लाइबल होगा? पर इम्प्रिजनमेंट मैक्सिमम कितना हो सकती है? 2 इयर्स। एंड फाइन कितना पर डे का? 1000 पर डे। कंपनी के ऊपर कितना लगेगा? सिंपल एट 18%। एक्सेप्शंस क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला केस, डिविडेंड नहीं दे पाए, रीजन शेयर होल्डर ने कोई डायरेक्शन दिया था कंपनी ने, बट दोज डायरेक्शन कैन नॉट बी कंप्लाइड विद, पूरा नहीं हो पाया, अकाउंट्स उसका अकाउंट क्या था? इनएक्टिव था। लेकिन ये बात किसको कम्युनिकेट कर देना चाहिए? तब कंपनी की फॉल्ट नहीं मानी जाएगी। पेमेंट नहीं किया कंपनी का, लॉफुली एडजस्ट कर लिया डिविडेंड के अकाउंट से, तो क्या कंपनी की डिफॉल्ट माना जाएगा? नहीं। डिस्प्यूट चल रहा था, राइट टू रिसीव डिविडेंड, कंपनी नहीं दिया, तो क्या डिफॉल्ट माना जाएगा? नहीं। वेयर नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज नॉट ड्यू टू एनी डिफॉल्ट ऑफ द कंपनी, लास्ट वन, एनी अदर रीजन, जहां पे कंपनी डिफॉल्ट नहीं, जैसे शेयर वारंट वाला एग्जांपल मैंने अभी इसमें आपको बताया हुआ था। दिस इज द केस ऑफ सेक्शन 127। इतनी बात समझ में आई क्या? जब आप रिवाइज भी करोगे तो इसी फॉर्मेट में करोगे, मतलब जब भी आप रिवाइज करोगे तो पहले सेक्शन 123 आप रिवाइज पढ़ोगे, फिर डायरेक्ट जाओगे किस पे? सेक्शन 127। 124 नहीं पढ़ोगे, 127। क्यों? क्या दोनों सेक्शन का कंबाइंड इफेक्ट है कि नहीं? क्यों? सेक्शन 123 क्या कह रहा है? डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। और 127 क्या कह रहा है? कॉन्सिक्वेंसेज, कि अगर नहीं करोगे
डिक्लेयर और पे नहीं करो तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस तुरंत बता रहा है। तो बेटर अगर अंडरस्टैंडिंग करनी है तो सेक्शन 123 के बाद फिर हमें सीधा क्या पढ़ना चाहिए, 127। अब इस तरह से आपका सेक्शन ये लॉक हो गया। कितने लोगों का एकदम लॉक हो गया सेक्शन 123, 123, 127 दोनों सेक्शंस कर लेना। भी क्वेश्चन भी अभी आएगा, भी मैं क्वेश्चंस पूछूंगा, एकदम अलर्ट होके सारे क्वेश्चन सॉल्व करना। फिर तैयार हो गया। सेक्शन 123 बोला डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, और सेक्शन 127 क्या कह रहा है, कॉन्सिक्वेंसेस। किसकी बात कर रहा है, कॉन्सिक्वेंसेस, पनिशमेंट की बात कर रहा है। अगर डिक्लेयर और पे नहीं किया 30 दिन के अंदर तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस, और उसके कुछ एक्सेप्शंस जब कंपनी बच जाएगी। चलो अब आते हैं कुछ उसके अलग अलग प्रोविजंस पे। सबसे पहला आता है सेक्शन 124, जिसको बोलते हैं अनपेड डिविडेंड अकाउंट। क्या नाम है इसका, अनपेड डिविडेंड अकाउंट। कई बार ऐसा भी तो हो सकता है कि डिविडेंड डिक्लेयर किया लेकिन आपने उसको दिया ही नहीं, मतलब शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया ही नहीं। तो अब दिया नहीं तो क्या डायरेक्टर वो पैसा क्या अपने अकाउंट में रख सकते हैं क्या। जैसे 10 करोड़ रुपए के डिविडेंड, सपोज है 50 करोड़ के डिविडेंड बांटने थे, 40 करोड़ के डिविडेंड आपने बांट दिया, 10 करोड़ रुपए के डिविडेंड आपने दिया ही नहीं, या कोई क्लेम करने नहीं आया अभी, तो उस 10 करोड़ को क्या डायरेक्टर अपने घर में रख सकते हैं क्या, उस पैसे को रख सकते हैं क्या, नहीं। उसके लिए फिर अकाउंट आता है, उसका नाम क्या है, अनपेड डिविडेंड अकाउंट। क्या नाम है, अनपेड डिविडेंड अकाउंट। सबसे पहला है कि व्हेन इज ट्रांसफर रिक्वायर्ड, कब इस अकाउंट में पैसे जमा करने होते, कब हम ट्रांसफर करेंगे। डिविडेंड डिक्लेयर होने के 5 दिन के अंदर हमें क्या करना होता है, सबसे पहला काम एक सेपरेट बैंक अकाउंट खोलना है, उसमें पैसा जमा कर देना है। और डिविडेंड डिक्लेयर होने के 30 दिन के अंदर क्या करना होता है, डिविडेंड का पे कर दो, डिविडेंड पे कर दो। और अगर नहीं कर पाए तो उसके बाद की कहानी यहां आएगी। क्या, इफ अ डिविडेंड इज डिक्लेयर बट रिमेन अनपेड और अनक्लेम्ड फॉर 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन, कि डेट ऑफ डिक्लेरेशन से अभी तक 30 दिन तक कोई ना क्लेम कर रहा है ना ही आपने पे किया, कंपनी ने पे नहीं किया, अगर डिविडेंड 30 दिन के अंदर नहीं पे किया, या डिविडेंड क्लेम करने ही कोई नहीं आया, तो लॉ क्या कह रहा है कि एक सेपरेट बैंक अकाउंट खुलवाना शेड्यूल बैंक में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सेकंड लिस्ट में जो लिस्टेड बैंक्स होते हैं उनको बोलते हैं शेड्यूल बैंक। शेड्यूल बैंक में सेपरेट अकाउंट खुलवाना और उस अकाउंट का क्या नाम रखना, अनपेड डिविडेंड अकाउंट। अब क्वेश्चन यहां से आता है, टाइम लिमिट क्या है, कितने दिन में ट्रांसफर करना उस बैंक अकाउंट में, ये क्वेश्चन आता है पेपर ऑब्जेक्टिव में। कह रहा सच ट्रांसफर शैल बी मेड विद इन 7 डेज ऑफ द एक्सपायरी ऑफ 30 डेज। मतलब वो 30 दिन जब से एक्सपायर हुआ है, तो क्या कह रहा है, सच ट्रांसफर शैल बी मेड विद इन 7 डेज आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 30 डेज। मतलब 31वें दिन से लेके, समझ में आ रहा है, 30 डे तक वेट करो, नहीं कर पाया तो 31वें दिन से वो 7 डेज टोटल जोड़ा जाएगा। आफ्टर 30 डेज की नेक्स्ट 7 डेज में कहां चला जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा पैसा, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। पूरी कहानी समझ में आ रही है, एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में देखो, डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, नेक्स्ट 5 डेज के अंदर एक सेपरेट बैंक अकाउंट खोल देना, उसमें पैसा जमा कर दो, ठीक। 30 दिन के अंदर डिविडेंड पे कर देना, नहीं कर पाए 30 दिन के अंदर, नेक्स्ट 7 डेज में क्या करना, फिर आपको उस पैसे को कहां ले जाओगे, उस पैसे को अनपेड डिविडेंड अकाउंट में जमा कर दोगे। बिल्कुल ठीक। इंटरेस्ट फॉर डिले ट्रांसफर, अब देखो कंपनी को पेनल्टी लगेगी, इंटरेस्ट लगेगी। अगर आपने नेक्स्ट 7 डेज में अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पैसा जमा नहीं किया तो लॉ क्या कह रहा है, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम इज पेबल बाय द कंपनी फॉर द डिले इज मेकिंग सच ट्रांसफर। तो कंपनी को कितने परसेंट इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 12%। डिले जैसे 7 डेज में करना है, लेट से आपने 7 डेज में ट्रांसफर ना करके नेक्स्ट 30 डेज में किया, 30 डेज के बाद जो 30 डेज हैं उस 30 दिन का क्या लगेगा आपके ऊपर, सिंपल इंटरेस्ट लगेगा। कितने परसेंट रेट से, समझ में आ रहा है ये पॉइंट, समझ में आया। जैसे मान लो लॉ क्या कह रहा है, 30 दिन के अंदर डिविडेंड दे देना, आज 30 डेज कंप्लीट होगा, आपने डिविडेंड नहीं दिया, तो लॉ कह रहा है नेक्स्ट 7 डेज में आप जमा कर देना किसमें, बैंक अकाउंट में, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। लेकिन आपने नेक्स्ट 7 डेज में जमा नहीं किया, तो क्या कह रहा है, जितना भी डे डिले होगा,
जितने भी डे डिले हुआ 7 डेज के बाद, उतने दिन के लिए फिर आपको क्या देना पड़ेगा? समझ में आ रहा है क्या? कितने लोगों को समझ आ रही है? योर हैंड्स। पक्का? ये डिले वाला टाइम कब से शुरू होगा, मेरा क्वेश्चन ये है। ये 7 डेज तो लॉ ने आपको दे रखा है, 8th डे से। समझ में आ रहा है? और टिल द डेट ऑफ पेमेंट तक उतने दिन का इंटरेस्ट मिलेगा। किस रेट से मिलेगा? 12% पर एनम। टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 12% पर एनम इंटरेस्ट एंड द यू हैव रेड द 18% पर एनम डिफरेंस इन द अर्लियर सेक्शंस। दोनों डिफरेंस क्या है? एक और डिफरेंस पढ़ा ना अभी अभी थोड़ी देर पहले एक सेक्शन में पढ़ा था, 18% पर एनम कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। वो किस लिए था? यस, वो डिविडेंड ना देने की पेनल्टी है, वो कंपनी के ऊपर सजा के रूप में। ये क्या है? ये डिले है। अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पैसा जमा नहीं किया, ट्रांसफर नहीं किया, डिले किया, तब आपको 12% इंटरेस्ट लग रहा है। समझ में आ रहा है? वो पेनल्टी 18% किस चीज की है? डिविडेंड ना देने के लिए। ये क्या है? ट्रांसफर ना करने के लिए। अब जैसे फिर क्या होगा, अब देखना बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। अब जैसे तुमने कह रहा है सच इंटरेस्ट शैल एंश्योर द बेनिफिट ऑफ मेंबर्स ऑफ कंपनी इन प्रोपोर्शन अमाउंट रिमेनिंग अनपेड टू देम। ये इंटरेस्ट कहां जमा होगा? 12% पर एनम का जो इंटरेस्ट लगा, ये इंटरेस्ट का अमाउंट आपसे लेके ये उसी अनपेड डिविडेंड अकाउंट में जमा हो जाएगा। किसके बेनिफिट के लिए? मेंबर्स के। किसके बेनिफिट के लिए? लेट से 100 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने थे, ठीक? अब आपका मान लो 12% से इंटरेस्ट लग गया। एक रफली अमाउंट लेते हैं कि 1 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट बना, 1 करोड़ रुपए इंटरेस्ट मिल गया फॉर एग्जाम्पल। अब वो 1 करोड़ रुपए कहां जमा होंगे? अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। इंटरेस्ट का अमाउंट भी वहां जमा करना पड़ेगा। कहां जमा हो जाएगा? और ये किसके बेनिफिट के लिए यूज होगा? ये पैसा मेंबर्स को मिल जाएगा उसी प्रोपोर्शन में। कितने लोगों को समझ में आएगा? रेज योर हैंड्स। ये पैसा गवर्नमेंट के पास नहीं जा रहा है, ध्यान रखना। 12% पर एनम ये कहां जमा होगा? अनपेड डिविडेंड अकाउंट में इंटरेस्ट जमा हो जाएगा। और ये पैसा का फायदा किसको मिलेगा? अच्छा, वो 18% किसको मिलेगा? किसको मिलेगा? वो गवर्नमेंट की कमाई है। किसकी है? वो गवर्नमेंट की कमाई है। और ये शेयर होल्डर्स के लिए दवाई है। समझ में आ रहा है? वो गवर्नमेंट की कमाई है, ये शेयर होल्डर्स के लिए दवाई है। दवाई टाइप का प्रोविजन है कि अगर नहीं मिला, तुमने ट्रांसफर नहीं किया इतने दिन के अंदर, तो 12% पर एनम का इंटरेस्ट लगा के, और वो जो पैसा आएगा इंटरेस्ट का, वो पैसा भी कहां जमा कर दिया जाएगा? अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। तो और वो पैसा फिर किस में डिवाइड हो जाएगा? जो शेयर होल्डर्स हैं उसी रेशियो में, जितने रेशियो में प्रोपोर्शनेट। समझ में आया? इसमें कोई डाउट? समझ में आ रहा है? वो पैसा कौन लेगा? 18% पर एनम गवर्नमेंट। ये कौन लेगा? दवाई टाइप का प्रोविजन है, ठीक? अब आते हैं, अच्छा एक बात बताओ, चलो मैं, देखो जैसे मान लो मैं अनपेड डिविडेंड अकाउंट, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना चाह रहा हूं, ठीक है? मैं ऐसे ही कर दूंगा या डेटा भी मेंटेन होगा? लेट्स से कि 1000 पीपल ऐसे शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने अपना डिविडेंड क्लेम नहीं किया, तो लॉ क्या कह रहा है? वो पैसा कहां जमा हो जाएगा? अनपेड डिविडेंड अकाउंट में जमा हो जाएगा, राइट? लेकिन एक बात बताओ, लॉ ने कहा कि सुनो, तुमने ये पैसा तो यहां जमा कर दिया, लेकिन तुम लिस्ट तो बताओ किसके नाम पे है पैसा। कल को फ्यूचर में वो क्लेम करने आएगा तो हम उससे कैसे मांगेंगे? वो कह रहा मेरा डिविडेंड है, मैं कहूंगा अरे क्या नाम है? अच्छा, कोई डेटा ही मेंटेन नहीं है। तो लॉ ने कहा सुनो, ये डेटा मेंटेन करना, और टाइम लिमिट दे दी गई, ये डेटा क्लेम करने के लिए डेटा भी मेंटेन करना पड़ेगा ट्रांसफर करने के। कौन कौन सा डेटा है ध्यान देना। टाइम लिमिट है विद इन 90 डेज। कितने दिन के अंदर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 90 डेज कब से ट्रांसफर हो, कब से काउंट होंगे? एक स्टेटमेंट तैयार करना है कंपनी को, जैसे वो अकाउंट में पैसा आप ट्रांसफर करोगे अनपेड डिविडेंड अकाउंट, उसके 90 डेज के अंदर क्या कह रहा है? विद इन 90 डेज ऑफ ट्रांसफर ऑफ अमाउंट टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट। जिस जिस टाइम आपने अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया, उसके 90 दिन के अंदर, 90 डेज के अंदर कंपनी को क्या करना होता है? कंपनी शैल प्रिपेयर ए स्टेटमेंट। उस स्टेटमेंट में क्या क्या बातें लिखी होती हैं? शेयर होल्डर का नाम क्या है, उसका लास्ट नोन एड्रेस क्या है, और कितना अनपेड डिविडेंड का अमाउंट है। समझ में आ रहा है? जैसे पूरी लिस्ट बनी होगी, सीरियल से लिस्ट बनी होगी जो अनपेड डिविडेंड वाले, नेम, लास्ट नोन एड्रेस,
एंड अमाउंट ऑफ डिविडेंड अनपेड, ये तीनों लिस्ट लिखी, पूरे तीनों चीजें लिखी और सारे सीरियल से लिखे होंगे। समझ में आ रहा है? द कंपनी शैल प्लेस सच स्टेटमेंट वेबसाइट, और ये लिस्ट कहां अपलोड कर देगी कंपनी? अपनी वेबसाइट पे। अगर कोई और अप्रूव वेबसाइट पे गवर्नमेंट मांगेगी तो वहां जमा कर देगी। मेरा क्वेश्चन पूरी क्लास से है, ये लिस्ट बनवाने की जरूरत क्यों पड़ी 90 डेज के अंदर, क्यों जरूरत है इसको बनाने की? एक मिनट, सब लोग अपना अपना आंसर बताना। पहले कौन बताना चाहेगा? हाँ, वेरी गुड। कल को इनके नाम पे डिविडेंड है, ठीक है, आपने अनपेड डिविडेंड आपने क्लेम नहीं किया, मैं भी पहुंच जाता हूं। इनका नाम, मैं खुद अपना नाम बता रहा हूं, मेरा नाम एक्चुअल नहीं, मैं कह रहा हूं मेरा नाम ये है, मेरा इतना डिविडेंड बकाया, मुझे अभी चाहिए मेरा डिविडेंड अनपेड डिविडेंड अकाउंट से। कंपनी वेरीफाई कैसे करेगी? वेरीफाई कैसे करेगी? तो फिर वो क्या निकालेगी? अच्छा, तुम्हें डिविडेंड, दो लोग खड़े हैं, अच्छा क्या नाम है तुम्हारा? अच्छा, दोनों नाम सेम बोल रहे हैं। अच्छा, फिर वो लास्ट नोन एड्रेस, अरे मेरा भी यही है, दोनों बोल रहे हैं। कितना अमाउंट है? अच्छा इतना, दोनों सेम बोल रहे हैं, नाम भी सेम बोला दोनों ने, एड्रेस भी सेम बोला, और लास्ट में अमाउंट भी सेम बोला। अच्छा, तो कंपनी का एक काम करो, तुम दोनों लोग अपना आधार और पैन निकाल लो चुपचाप। क्या निकाल लो? जैसे ही कंपनी ने आइडेंटिटी इंश्योर करने के लिए वो नेम से मैच करने को सारी चीजें आई, एक पर्सन पीछे ही हट गया। उसने कहा मैं पानी पी के आता हूँ, दूसरा वाला कह रहा है, क्या कह रहा है? मैं पानी पी के आता हूँ, फिर वो आया नहीं दोबारा। तो कंपनी किसको देगी पैसा? जिसने आइडेंटिटी इंश्योर करा दी, कंपनी को मैच हो गया पूरा डिटेल्स। समझ में आ रहा है? इसीलिए ये कंपनी ये स्टेटमेंट मेंटेन करती। कितने दिन के अंदर करना होता है? 90 डेज कब से काउंट होंगे? जब आपने अमाउंट ट्रांसफर कर दिया, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पैसा जमा हो गया, अब यहां से 90 डेज ले लो। एक स्टेटमेंट तैयार करना, उस स्टेटमेंट क्या क्या लिखोगे? द नेम ऑफ द शेयर होल्डर, दूसरा लास्ट नोन एड्रेस, और लास्ट लाइन कितना अनपेड अमाउंट है, कितना डिविडेंड अमाउंट है, और इसको कहां प्लेस कर देना है? एक बार बता दो, वेबसाइट पे क्यों देना होता है? जल्दी बताओ, ये इनाम वाला क्वेश्चन है, मैं पैसे निकाल रहा हूँ। जल्दी, ये इसका जो आंसर देगा, ये टोकन ऑफ एप्रिसिएशन गिफ्ट होगा। चलो जल्दी से, ये देखो लो, इसीलिए ये सब नए नोट हैं, इनाम के लिए मैं नए नोट, पुराने नोट नहीं रखता हूँ। जल्दी से, और इसको खर्च मत करना, इसको ऐसे वॉल में लगा था, टोकन ऑफ अप्रिसिएशन, जहां रखोगे पैसा मल्टीप्लाई हो जाएगा। जल्दी, कौन कौन, पहले रेज योर हैंड, सबको मौका दूंगा आज। अभी लास्ट तक प्रोविजन, इतने पैसे बटेंगे आप टेंशन में आ जाओगे। जल्दी बताओ, जिसको इसको इसका आंसर आ रहा है। एक, दो, तीन। क्वेश्चन समझा? यस। बुक में नहीं है क्वेश्चन का आंसर, इसीलिए पूछ रहा हूं। एक काम करो, सब लोग ये लिख के दे दो एक एक लाइन में, अब मैं वो देखूंगा, एक लाइन में इसका रीजन लिखना, जो आपको लगता है कि मतलब इस वजह से ये वेबसाइट पे रखा जा रहा है। कि ये रिक्वायरमेंट क्यों है, क्यों वेबसाइट पे कह रहे हैं अपलोड मारो इसको वेबसाइट पे। डन। ठीक है, रखो भी ऐसे, देखता हूँ किसका सबसे अच्छा लगेगा।
ठीक है। हम्म। ठीक है। हाँ। ठीक है, आपका क्या है? क्या लिखा है? लिखो। क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना, कि ये जो डिविडेंड का अमाउंट है ये अनपेड डिविडेंड अकाउंट में जमा होता है। चलो ठीक है, 90 डेज में ये स्टेटमेंट तैयार हो, ये भी ठीक है। वेबसाइट पे रखने के पीछे पर्पस क्या है, मेरा ये पूछने का मतलब था। और कई लोगों ने आंसर लिखा है अलग अलग, सबका अलग अलग आंसर है। मैंने सबके आंसर भी देखे। देखो, एक पॉइंट तो सबने कनेक्ट किया है कि जो क्लेमेंट है या इन्वेस्टर जिसको पैसा अपना रिसीव करना है, उसके रेफरेंस के लिए वो देख सकता है लिस्ट में जाके। ठीक, ये तो नॉर्मल पॉइंट है, ये तो ठीक है। लेकिन एक बात और भी तो है, अगर किसी को ये चेक करना हो, आउटसाइडर को, कि ये कंपनी अनपेड डिविडेंड अकाउंट में कितना पैसा पड़ा हुआ है या कितना लोगों को पेंडिंग है, क्या है चीजें, तो ये बात भी तो आप उससे जान सकते हो। मतलब अगर आपको नॉलेज लेनी है, चेक करना है कंपनी कितनों को दे रही है, कितना कंप्लायंस का पार्ट में अगर चेक करना है फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए, तो भी तो उसे हम रेफर कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? चेक करना है तो चेक तो कर सकते हैं, और उसके बेस ओपिनियन फॉर्म कर सकते हैं कि कंपनी क्या है, डेटा को देख के समझ जाएंगे। व्हाट इफ की अगर नहीं होता तो लॉस क्या होता? व्हाट इफ की ये कंडीशन होती ही नहीं, मान लो ये हटा दो, तो नुकसान क्या होता, जल्दी से बता दो। व्हाट इफ की ये प्रोविजन डिलीट हो जाता, ये होता ही नहीं, ये वाली लाइन होती ही नहीं, तो इम्पैक्ट क्या पड़ता है इसका? यस, कंपनी को हम चेक नहीं कर पाते, और वो चेक नहीं कर सकता, किसी को इजिली कुछ देखना हो, सारी चीजें कंबाइंड चेक तो चेक नहीं कर सकता। हाँ, ये भी चेक हो सकता है इसके थ्रू। तो बेसिकली अगर मैं एक वर्ड में बोलूं तो ये ट्रांसपेरेंसी के लिए किया गया है। इसका कीवर्ड क्या है? ट्रांसपेरेंसी। यस या नो? अगर कोई एक वर्ड इसके लिए बोलना हो आपको, तो एक वर्ड क्या, ट्रांसपेरेंसी एनफ रहेगा कि नहीं रहेगा? पूरा प्रोविजन कवर हो गया इसी वर्ड में, क्या? ट्रांसपेरेंसी के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए भी, आउटसाइडर्स के लिए भी, और कंपनी के कंप्लायंस भी पूरे हो गए। तो ट्रांसपेरेंट मैनर में चीजें करने के लिए ये प्रोविजन और ये रिक्वायरमेंट रखा गया है। समझ में आ रहा है? आपका आंसर मोर अप्रोप्रिएट आंसर था। सबका था, सबने कनेक्ट किया, लेकिन आपने वो वाले पॉइंट भी ऐड कर दिया जो मेन पॉइंट है। बेस्ट आंसर आपका था। अभी आ रहे हैं, आ रहे हैं क्वेश्चंस पे। तैयार है ना एकदम? लाइव में ही ऐसा पढ़ना कि जैसे क्वेश्चन आएगा अभी सॉल्व करना होगा, तो एकदम तैयार होके एकदम एकदम एक्टिव बैठना। चलो, इतनी बात क्लियर हो गई है? ठीक है। पेमेंट फ्रॉम अनपेड डिविडेंड अकाउंट। अब भैया मान लो मैं 30 दिन के अंदर मुझे डिविडेंड नहीं मिला, मेरा पैसा कहां ट्रांसफर हो गया? अनपेड डिविडेंड अकाउंट में चला गया है। तो लॉ कह रहा अगर कोई पर्सन चाहे, जिसके नाम पे वो डिविडेंड है, जिसके नाम पे लिखा हुआ लास्ट लोन एड्रेस नेम ऑफ द पर्सन अनपेड डिविडेंड अकाउंट, वो चाहे तो कंपनी से जाके अपना डिविडेंड का अमाउंट क्लेम कर सकता है, अपनी आइडेंटिटी को इंश्योर करा के। समझ में आ रहा है? तो वही लाइन लिखी हुई है, अप्लाई कर सकता है कंपनी को पेमेंट ऑफ अकाउंट के लिए। सिंपल वर्ड में, जिसको डिविडेंड नहीं मिला है, 30 दिन हो चुके हैं, उसके बाद वो पैसा कहाँ चला गया? अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। क्या वहां से कोई पर्सन जाके क्लेम कर सकता है पैसा? यस, कर सकता है। अपनी आइडेंटिटी को इंश्योर करवाना होगा, बस उसको वहां से पेमेंट मिल जाएगा। अच्छा, मेरा क्वेश्चन, अगर कोई इंटरेस्ट जनरेट हुआ है, मान लो उस अनपेड डिविडेंड अकाउंट में कुछ इंटरेस्ट भी मिला है कंपनी को, कंपनी के ऊपर लगा के गवर्नमेंट ने कुछ इंटरेस्ट भी इकट्ठा किया, तो क्या वो उसका भी बेनिफिट उसको मिलेगा प्रोपोर्शनेट बेसिस पे? यस, क्योंकि तुमने उसका पैसा इतने दिन तक वहां रखा था, तो उसको इंटरेस्ट बनता है उसका पेमेंट। ठीक है।
अब एक क्वेश्चन आता है कि अनपेड डिविडेंड अकाउंट में कितने साल तक पैसा रखे रहेंगे? 7 साल तक। कितने साल तक? सिंपल वर्ड में बोलो, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में कितने साल तक पैसा पड़ा रहेगा? मैक्सिमम कितना? कितने साल तक? 7 साल तक पैसा अनपेड डिविडेंड अकाउंट में मैक्सिमम पड़ा रह सकता है। 7 साल के बाद वो पैसा ट्रांसफर हो जाएगा इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, जिसको बोलते हैं IEPF। कहां चला जाएगा पैसा? समझ में आ रहा है? IEPF फंड में चला जाएगा। 7 साल तक पैसा कहां पड़ा रहता है? अगर क्वेश्चन आ जाए कि 7 ईयर्स तक पैसा कहां जमा रह सकता है, पड़ा रह सकता है, और 7 ईयर्स के बाद कहां जाएगा वो पैसा जमा हो जाएगा? इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। ठीक, तो अब इसमें देखो, ट्रांसफर टू फंड कह रहा है एनी अमाउंट जो अनपेड अमाउंट है वो अगर 7 साल तक रह गया, 7 ईयर्स तक, और 7 ईयर्स तक कहां रहेगा? अनपेड डिविडेंड। उसके बाद कहां ट्रांसफर हो जाएगा? इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। और अगर कोई इंटरेस्ट है अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, जो पैसा इकट्ठा, लेट से 10 करोड़ के डिविडेंड देने थे 7 साल पैसा पड़ा रहा तो उसमें 2 करोड़ का इंटरेस्ट भी मिल गया, तो 12 करोड़ हो गए। मेरा क्वेश्चन है 10 करोड़ ट्रांसफर होगा IEPF में या 12 करोड़ होगा? जल्दी बताओ। 12 करोड़ होंगे, वो इंटरेस्ट भी ट्रांसफर होगा इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन। बहुत सिंपल पॉइंट है ये। अब करा व्हेन ए कंपनी ट्रांसफर टू फंड, when a company making a transfer to fund, the company shall furnish the authority administering the said fund a statement containing details of amount of transfer to the fund। तो इस रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज को आपको बताना पड़ेगा कितना अमाउंट हमने उसमें ट्रांसफर किया है। किस अमाउंट से किस में? अनपेड डिविडेंड अकाउंट से इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में। अब कह रहा ऑल द शेयर्स जो पे नहीं किया, क्लेम नहीं किया 7 कंसेक्यूटिव ईयर्स तक, किसी ने क्लेम नहीं किया, अभी तक लिया नहीं आके, वो ट्रांसफर हो जाएगा किस फंड में? इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में। कंपनी शैल ऑल्सो फाइल स्टेटमेंट करने प्रेस्क्राइब डिटेल्स, और ये सारी डिटेल्स जो थी, नेम एंड ऑल, ये सारे किसके नाम पे शेयर, वो भी उसको इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर देगी। क्यों? क्योंकि हो सकता है कोई पर्सन 9th ईयर में आके क्लेम करने आए, कोई पर्सन 8वें साल लेके आए, 8th ईयर में जाके वहां पे कंपनी से क्लेम करने आए, तो वो अनपेड डिविडेंड अकाउंट से क्लेम करेगा या IEPF करेगा? के अगेन जब इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड से क्लेम करने आएगा तो फिर उससे क्या डिटेल मांगी जाएगी कि नहीं मांगी जाएगी? क्या आइडेंटिटी स्टैब्लिश करने की बात होगी कि नहीं होगी? अगेन वो अगर शो करोगे और उसका तो सेटिस्फाइड होगा तो आपको क्या मिल जाएगा? यस। इतनी बात समझ में आ गई क्या? तो अब एक क्वेश्चन है, 7 साल तक मैं कौन से फंड से पैसा क्लेम कर सकता हूं अगर चाहूं तो? 7 साल के बाद? यस, बस यही सिंपल बात थी। राइट टू क्लेम ट्रांसफर्ड शेयर्स, एनी पर्सन हु क्लेम्स सच ट्रांसफर शैल बी ट्रांसफर टू द फंड शैल बी क्लेम द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स फ्रॉम द फंड। उस फंड से पैसा क्लेम कर सकता है 7 साल के बाद। अगर कोई, ऐसा नहीं कि किसी का पैसा 7 साल के बाद कोई आया क्लेम करे तो उसको नहीं मिलेगा। बस कौन सा फंड से लेगा? जाके इन्वेस्टर एजुकेशन। और 7 साल के तक वाले केस है तो बस। अब यहां पे आ जाओ, पनिशमेंट की बात कर रहा है। क्या कह रहा है? इफ अ कंपनी फेल्स टू कंप्लाई विद द एनी रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सेक्शन, अनपेड डिविडेंड अकाउंट सेक्शन 124 की कोई भी रिक्वायरमेंट अगर आप नहीं पूरी करते हो, जैसे 90 डेज के अंदर स्टेटमेंट तैयार करना है, आपने नहीं तैयार किया, ऐसे सारी चीजें, कह रहा कि अगर आपने सेक्शन 124 के प्रोविजंस की रिक्वायरमेंट को पूरी नहीं की तो कंपनी कितना पेनल्टी लेगी? कंपनी के ऊपर 1 लाख रुपए। कितना लगा देंगे पेनल्टी कंपनी के ऊपर? 1 लाख। और अगर कॉन्टिन्यूइंग डिफॉल्ट है, अभी भी नहीं पूरा कर रही है कंपनी, तो पर डे की पेनल्टी कितनी लगा देंगे? 500 कंपनी के ऊपर पर डे। और सब्जेक्ट टू मैक्सिमम कितनी लगेगी? 10 लाख रुपए कंपनी के ऊपर। तो अगर सेक्शन 124 की कोई भी बात का कंप्लायंस नहीं हुआ तो कंपनी के ऊपर कितनी पेनल्टी? 1 लाख फ्लैट, और कॉन्टिन्यूइंग डिफॉल्ट है तो 500 पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 10 लाख। और ऑफिसर्स के ऊपर कितना लगेगा आप लोगों के ऊपर? पेनल्टी 25,000। और अगर कॉन्टिन्यू डिफॉल्ट है आपका तो लगातार 100 रुपए पर डे, उनका 500 था, आपका 100 हो गया, और मैक्सिमम आपका कितना होगा? 2 लाख। अब एक टफ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, देखता हूं कौन बता पाता है। इसी सेक्शन में एक जगह लिखा हुआ था 12% पर एनम इंटरेस्ट।
124 में ही था, 12% का पर एनम इंटरेस्ट मिलेगा, राइट। मेरा क्वेश्चन है ये पनिशमेंट जो प्रोविजन और ये जो पैसा है ये किसके पास जाने वाला है? ये पैसा किसके पास जाएगा? गवर्नमेंट के पास जाएगा ये, समझ में आ रहा है? और वो 12% वाला किसके पास जाएगा? समझ में आ रहा है? बेसिक बारीकी समझ में आई? सेक्शन का ये जो पीनल प्रोविजन है, पेनल्टीज एंड पनिशमेंट, ये किसके लिए? पूरा सेक्शन के कंप्लायंस के लिए, सेक्शन 124 के लिए, और ये गवर्नमेंट को मिलेगा। और वो 12% पर इनम वाला क्या था? वो शेयर होल्डर्स को मिलेगा, इंटरेस्ट जो है अमाउंट इकट्ठा होगा, लेट किया आपने जमा करने उस फंड में। समझ में आ रहा है दोनों में डिफरेंस? समझ में आया दोनों में? तो कितनी पेनल्टीज लगेगी अगर इन्वेस्टर सॉरी अनपेड डिविडेंड अकाउंट सेक्शन 124 के कंप्लायंस अगर नहीं करते हो, उसमें जो बातें बोली गई है, तो कितनी पेनल्टीज है कंपनी के ऊपर? 1 लाख। और कंटिन्यू दे दो 500 सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 10 लाख। आपके ऊपर कितनी लगेंगी ऑफिसर्स पे? सबसे पहले फ्लैट लगा देंगे 25,000 पर डे, 100 रुपए, कंटिन्यूटी फॉर मैक्सिमम 2 लाख। समझ में आ रहा है? ये था क्या आपका अनपेड डिविडेंड अकाउंट। एकदम सिंपल, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है सबको? देखो, अब ये अनपेड डिविडेंड अकाउंट है, इसकी पूरी बातें समझ ली, और 7 साल बाद वो पैसा कहां चला जाएगा? इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में। अब एक क्वेश्चन आता है कि इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में पैसे कहां कहां से आते हैं? मतलब क्या सिर्फ अनपेड डिविडेंड अकाउंट से ही पैसा यहां आके जमा होता है या बहुत सोर्सेस से आते हैं? क्वेश्चन है, क्या अनपेड डिविडेंड अकाउंट से ही पैसा खाली इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में आता है, मल्टीपल सोर्सेज हैं? लेट्स चेक आउट। सेक्शन 125 किसके बारे में बात करता है? इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में। अब पहला क्वेश्चन है कि इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में पैसा कहां से आता है और ये पैसा यूज कहां होता है? 2 क्वेश्चन का आंसर देता है ये। पैसा आएगा कहां से, इसमें जमा कहां से होगा, और इस पैसे का यूज कहां होगा? यही 2 क्वेश्चन। बोलो एक बार। सेक्शन 125 2 ही बातें करता, तीसरी कोई बात नहीं करता। पैसा आएगा कहां से आईपीएफ अकाउंट में, और यूज कहां कर सकते हैं इस पैसे को। तो पहले हम देखेंगे आएगा कहां से। इसमें आधे से ज्यादा बातें आपने सुन रखी है। अगर मान लो कोई जो कंपनीज एक्ट 1956 था, पहले कंपनीज एक्ट 2013 से पहले 1956 था, 1956, उसमें भी इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड था। तो अब जब 2013 बन गया, तो वो जो इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड है वो किसमें ट्रांसफर हो जाएगा? इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से। तो उसका पैसा किसमें ट्रांसफर हो जाएगा? यहां। एक तो सोर्स ये हो गया कि पुराने कंपनीज एक्ट का इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड नए कंपनीज एक्ट के इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में ट्रांजिशन हो जाएगा। समझ में आया? दूसरा, ये तो अभी आपने पढ़ के आ रहे हो, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में अगर पैसा है 7 साल के बाद वो कहां ट्रांसफर हो जाएगा? इन्वेस्टर एजुकेशन। अगर मान लो कोई शेयर्स इशू करने के लिए एप्लीकेशन मनी मंगाई गई थी आपसे, और एप्लीकेशन मनी अगर आपने रिफंड नहीं की शेयर होल्डर्स को, एंड रिमेनिंग अनपेड फॉर 7 ईयर्स, और कितने साल से भी अनपेड है शेयर होल्डर्स को, पे नहीं किया आपने? 7 साल से, और उस पर इंटरेस्ट एक्रूड है देयर ऑन, ये पैसा कहां जमा हो जाएगा? समझ रहे हो? जैसे कंपनी ने आपसे एप्लीकेशन मनी मंगाई शेयर्स अलॉट करने के लिए, कंपनी ने शेयर्स भी अलॉट नहीं किया ना आपका पैसा रिफंड किया, और 7 साल हो गए इस बात को, और उस पैसे पे बैंक में इंटरेस्ट भी मिल गया, ये पूरा पैसा कहां जमा हो जाएगा बाद में 7 साल के बाद? समझ में आ रहा है? इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में। मेच्योर डिपॉजिट्स इशू किए और उनको इंटरेस्ट दे रहे हो, और मान लो डिपॉजिट थे 3 ईयर्स के, 3 साल में मेच्योर हो गए डिपॉजिट्स, तो कायदे से मेच्योर उसके पेमेंट कर दो डिपॉजिट्स की। तो मेच्योर तो हो गए, लेकिन कितने साल से पे नहीं कर पाए अब तक डिपॉजिट्स पे आप? 7 साल से पे नहीं किया। मेच्योर्ड हो चुके हैं लेकिन 7 ईयर्स हो गए, पे नहीं किया। ये पूरा पैसा मेच्योर डिपॉजिट का प्लस उस पर जो इंटरेस्ट एक्रू हुआ है, ये कहां जमा हो जाएगा? आईपीएफ। ये तो था मेच्योर डिपॉजिट्स का पैसा। अभी मेच्योर डिवेंचर्स भी तो हो सकते हैं कि डिवेंचर मेच्योर हो गया, अब तो पेमेंट कर दो। पेमेंट नहीं किया तो 7 साल तक अगर पेमेंट नहीं कर प्लस उसका इंटरेस्ट कहां जमा हो जाएगा? आईपीएफ। प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने थे लेकिन रिडेम्पशन नहीं किया आपने, कितने साल हो चुके हैं, पैसा कहां जमा हो जाएगा? गवर्नमेंट ने कोई ग्रांट दे रखी है, सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई ग्रांट मिली है, सब्सिडी टाइप की ग्रांट मिली है, तो पैसा कहां जमा हो जाएगा? पीएफ। डू फॉर नेशन डोनेशन,
अगर डोनेशन दिया है किसने, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या कंपनीज ने, इंस्टीट्यूशन, ये पैसा कहां जमा होगा? आईपीएफ। अब ये लाइन सुनना ध्यान से, यहां पे कह रहा है कि अगर मान लो इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में से कुछ पैसा निकाल के कहीं इन्वेस्ट किया गया है और उससे कुछ पैसा जनरेट हुआ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो वो पैसा भी कहां जमा हो जाएगा? आईईपीएफ। समझ में आ रहा है? जैसे इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन में 100 करोड़ रुपए पड़े हुए थे, उसका 50 करोड़ रुपए का किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, शेयर्स में इन्वेस्ट या स्टॉक में कुछ भी कर दिया गया, बाद में उस पे 1 करोड़ रुपए की इनकम हो गई या 10 करोड़ की इनकम हो गई, तो ये 10 करोड़ रुपए भी कहां जमा हो जाएंगे? आईपीएफ। समझ में आया? अगर कोई शेयर्स बेचने की वजह से, फ्रैक्शनल शेयर्स या शेयर्स हैं, जैसे एमैलगमेशन मर्जर होता है ना, कि इतने शेयर्स उस कंपनी के मिलेंगे, मान लो देना था लेकिन पे नहीं किया, कितने साल हो चुके हैं पे नहीं किया अभी तक? 7 साल। वो पैसा कहां जमा हो जाएगा? आईपीएफ में। अब ये लाइन ध्यान से सुनना, यही है एक समझने वाली लाइन इसमें मेन। अमाउंट किसी ने रिसीव किया है और कैसे रिसीव किया है? डिसगॉर्जमेंट। डिसगॉर्जमेंट का मतलब होता है किसी गलत तरीके से फिक्टिशियस नेम में फ्रॉड करके इन्वेस्टर्स की मनी को ले लेना, इन्वेस्टर से गलत तरीके से पैसे जनरेट कर लेना, फ्रॉड करके पैसे जनरेट कर लेना, इसको डिसगॉर्जमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो अगर ये फ्रॉड करके तुमने लिया तो तुम्हारे ऊपर एक्शन होगा। तो आपने देखा हो गवर्नमेंट सीज कर देती, कई बार एक्शन लेती ना, तो वो जो पैसा है, सपोज 10 करोड़ आपने रिसीव किया, तो वो 10 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ले लेगी, वो पैसा कहां जमा करवा देगी? समझ में आ रहा है? कितने लोगों को समझ में आया है ये पॉइंट? एक जनरल पॉइंट्स अगर आपको बोलना, आई कोई पूछे कि आईईपीएफ में पैसे कहां कहां से आते हैं, तो सोचो कहां कहां से आते हैं। हम्म। ऐसे नहीं सब लोग आके मुझे जमा करोगे यहाँ पे, ये आईपीएफ फंड है। क्या है? ये आईपीएफ फंड है। सब लोग आओगे और बोलना, जैसे मान लो आप आए, अनपेड डिविडेंड अकाउंट, ये पैसा ऐसे दे के जाओगे मुझे, ठीक है? पक्का? ठीक, चलो सब लोगों को दे रहा हूं मैं। अब ये खेलते हैं क्लास क्लास। चलो अपना नाम जरूर बता देना कौन से फंड से, और रिपीट नहीं होना चाहिए फंड, ये याद रहेगा आपको जिंदगी भर। चलो हाँ, अब रुक जाओ। मैं हूं आईईपीएफ फंड, ठीक? अब एक एक लोग आओगे और जैसे मुझे यहां जमा करोगे, पैसे से जमा करोगे, फिर बता दोगे कौन मैं कौन हूं, ठीक? कौन आएगा पहले? आ जाओ। चलो हाँ, नाम बताना अपना। नहीं, वो फंड के जो पॉइंट्स हैं, हाँ कोई भी है, ठीक है? ये है मेच्योर्ड ऑफ डिवेंचर, मिलिए मेच्योर्ड ऑफ डिवेंचर्स, ठीक है? ये पैसा जमा हो गया ईपीएफ में। आते जाओ सब लोग, अब आप आओ। मेच्योर डिवेंचर का पैसा आ गया पहले, देखो मेच्योर डिवेंचर, ठीक है? अब आ जाओ। हाँ, ये देखो सेंट्रल गवर्नमेंट से ग्रांट मिली भाई, ग्रांट मिली भाई, ग्रांट मिली, कहां गया? ये आ गया। चलो आईपीएफ में पैसा जमा हो गया, पैसा बहुत आ रहा है आईपीएफ में। ये देखो मेच्योर डिपॉजिट से आ गया, अभी मेच्योर डिवेंचर से आया था, अभी किसका आ गया? मेच्योर डिपॉजिट्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आईपीएफ पैसा रख रहा है, क्योंकि अभी एक और केस होगा, अभी इसका जस्ट उल्टा होने वाला थोड़ी देर बाद। अभी मिल रहा है ना मुझे, अभी देखना क्या होगा। डोनेशन आया है भैया सेंट्रल गवर्नमेंट, बल्ले बल्ले, क्या आया है? डोनेशन। अभी थोड़ी देर पहले ग्रांट मिली थी, अब क्या मिल रहा है? डोनेशन। ये आईपीएफ का डोनेशन है। चलो थैंक यू सो मच गवर्नमेंट, ठीक है? अब ये आए 2030, ये पुराने कंपनीज एक्ट, देखो पर्सनालिटी देखो, पुराने कंपनीज एक्ट वाले हैं। अब ये ट्रांजिशनल प्रोविजन, ये आपका है, ये इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में। चलो थैंक यू। ओल्ड कंपनीज एक्ट 1956, डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटी से पैसा आ गया, डिसगॉर्जमेंट ऑफ फंड से पैसा आया है, और ये कहां जमा हो रहा है? इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड से। अब कौन बचा है? हो गया सबका, ठीक है? तो अब जिसने जो जो पॉइंट्स बोले तो एक एक पॉइंट्स कवर करते हैं। आपने ट्रांजिशनल प्रोविजन बोला, कंपनीज एक्ट 1956 का, आईपीएफ का इसमें आ गया, ठीक है? आपका था गवर्नमेंट ग्रांट्स, आपका था मेच्योर डिवेंचर्स, आपका था मेच्योर डिपॉजिट्स, आपका पॉइंट था, हाँ आपका डू फॉर नेशन था, आपका मेच्योर डिपॉजिट, और आपका था डिसगॉर्जमेंट वाला या डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटी वाला पॉइंट।
ये सिंपल से प्रोविजंस थे। कई बार क्वेश्चन पेपर में इससे पूछा जाता है कि इसमें फंड्स कहां कहां से आते हैं। क्या पूछा जाता है? फंड्स कहां कहां से आते हैं। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट पता कौन सा पूछा जाता है? फंड कहाँ यूज होते हैं। क्या यूज होते हैं? अब देखो ना, इतने पैसे पड़े हुए हैं, ये देखो इतने पैसे पड़े हुए हैं, सारे पैसे पड़े हुए हैं। ठीक, अभी और डाल देते हैं इसमें पैसा, तब थोड़ा फील आएगा। रुको, फील आना चाहिए ना। प्रोविजन कुछ पैसे वाले प्रोविजन होते हैं, तो उसको मुझे पैसे से पढ़ाना पड़ता है। चलो, अब ये सारे पैसे आ रहे हैं, चलो सारे डाल देता हूँ। अब ये सारे पैसे जमा हो गए, देखो कहाँ, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। बहुत पैसा आ गया। अब इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड हंस हो रहा है, खुश हो रहा, हा 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 हा, मेरे पास बहुत पैसा आ गया, बहुत पैसा आ गया। ठीक, उसके बाद कंपनीज एक्ट ने एक लाइन लिखी और देखो क्या किया। इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड को क्या बोला? अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत पूछा जाता है पेपर में, कि ये जो इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड है, आपने बता दिया पैसे कहां से आएंगे। अब ये पूछ रहा है कि ये पैसे का हम यूज कहां कहां कर सकते हैं, मतलब कहां कहां ये पैसा जमा किया जा सकता है इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में। देखो, आपको बड़ा अच्छा लगेगा सुन के, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। पहला, रिफंड करने में। क्या क्या रिफंड करने में ऑलरेडी पढ़ रखा है। अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट, मैच्योर डिपॉजिट, मैच्योर डिवेंचर्स, एप्लीकेशन मनी। समझ में आ रहा है? पहला वर्ड याद रखना, रिफंड करने में, वो सारे पॉइंट्स। प्रमोशन ऑफ अवेयरनेस अमॉन्ग इन्वेस्टर्स। कई बार टीवी में ऐड देखते हो ना, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड द डॉक्यूमेंट्स वेरी केयरफुली। ये सारे एड जो रहे, खर्चा कहां से आ रहा है? इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड के लिए। जागो ग्राहक जागो। अगर कोई इन्वेस्टर को अवेयर करने के लिए कोई प्रमोशन किया जाता है, तो उसमें कहां से पैसा यूज कर सकते हैं? आईईपीएफ वाला, प्रमोशन ऑफ अवेयरनेस अमॉन्ग इन्वेस्टर्स। एजुकेटिंग इन्वेस्टर्स, कई बार इन्वेस्टर्स को एजुकेट करने के लिए प्रोग्राम्स कराए जाते हैं, तो वो पैसा कहां से आता है? दो बातें इन्वेस्टर से, तीसरी बात भी इन्वेस्टर से रिलेटेड होगी। तीसरी, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। इन्वेस्टर्स के हितों को प्रोटेक्ट करने का अगर कुछ खर्चा करना पड़े, कुछ एक्शन लेना पड़े, तो वो भी पैसा कहां से आएगा? तो तीन चीजें आप देख लो किससे रिलेटेड हो गई? इन्वेस्टर से। पहला, इन्वेस्टर प्रमोट कर रहे हैं अवेयरनेस इन्वेस्टर के लिए। दूसरा, एजुकेट कर रहे हैं। और तीसरा, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपने वो पढ़ा था, डिसगॉर्जमेंट ऑफ फंड से जो पैसा लिया है फ्रॉड करके, वो पैसा कहां जमा हो जाएगा? गवर्नमेंट सीज करके कहां जमा कर देगी? बाद में फिर क्या होगा? जिनके साथ गलत हुआ है, तो क्या उनको पैसा मिलना नहीं चाहिए वापस? जल्दी बताओ, ये गवर्नमेंट जमा कर दी, हो गया काम खत्म, या मिलना चाहिए? तो अब जो पैसा जब रिफंड कर, जब कोर्ट का ऑर्डर रहेगा, जब पैसा रिफंड करने की बात आएगी, तो वो कहां से यूज होगा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी डिसगॉर्ज्ड अमाउंट। फ्रॉड करके कोई अमाउंट जो आया था, वो जमा हो गया था, वो पैसा रिटर्न कहां से किया जाएगा? अमॉन्ग पर्सन हु हैव सफर्ड लॉस, जिनको लॉस हुआ था, वो पैसा कहां से? आईपीएफ से पैसा उठा के उनको दे दिया जाएगा। अगर कोई लीगल चार्जेस हैं, मतलब जैसे किसी के साथ फ्रॉड हुआ था, तो जाहिर सी बात है वो कोई लॉयर हायर करेंगे। वो सपोज है बहुत सारे इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने कोई इंडिया का बड़ा लॉयर हायर कर लिया, लेट्स से हरीश साल्वे को हायर कर लिया। हरीश साल्वे जानते हो? इंडिया का टॉप लॉयर, सीए प्लस एलएलबी, हरीश साल्वे। सलमान खान का भी केस उन्होंने ही लड़ा था। पर डे का चार्ज 1 करोड़ रुपीज, 60 डेज का कॉन्ट्रैक्ट था। कितने दिन का? इंडिया का टॉप लॉयर, सीए बाई प्रोफेशन प्लस एलएलबी ऑल्सो, बट उनका इंटरेस्ट लॉ में ज्यादा था, तो वो उधर चले गए। वो जितने फेमस केस आप देखोगे, मोस्टली वही पीछे खड़े होंगे। चाहे सलमान खान का केस हो, चाहे इससे पहले मुकेश अंबानी की तरफ से केस हुआ था, तो मुकेश अंबानी को जिताया था उन्होंने। राम जेठमलानी सर का नाम सुना ही होगा, बहुत बड़े लॉयर थे, उनको हराने वाला पहला बंदा सीए हरीश साल्वे। तो अब टॉप लॉयर हायर करोगे, लेट से उन्होंने 50 लाख रुपए मांग लिए, कम ही बता रहा हूं मैं, तो मान लो 50 लाख मान लिए, 50 लाख मांग लिए, तो ये खर्चा भी कहां से रिइंबर्स किया जाएगा? लीगल एक्सपेंस, क्लास एक्शन। क्लास एक्शन सूट का मतलब, जैसे एक तो है सबके साथ सेम फ्रॉड हुआ है, सब अलग अलग केस फाइल कर दें, या सब मिलके एक केस फाइल करें, क्योंकि सब सिमिलर ऑफेंस से अफेक्टेड है, तो इसको बोलते हैं क्लास एक्शन सूट। तो ये जो केस फाइल करने के लिए भी तो कहीं ना कहीं से खर्चा होगा, लीगल एक्सपेंस होंगे। वो भी पैसा कहां से मिलेगा? इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड से।
एनी अदर इंसिडेंटल पर्पस। अब ये आंसर सब लोग मुझे लिख के दिखाएंगे ए टू जेड। इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड का पैसा कहाँ हम यूज कर सकते हैं, वो चार पांच जगह कहाँ कहाँ है, सब लोग लिख के दिखाओ की पॉइंट्स। इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड का पैसा कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं। तीन पॉइंट इन्वेस्टर से रिलेटेड। हो गया, एक बार चेक कर लो। तीन पॉइंट इन्वेस्टर से रिलेटेड, दो पॉइंट भी कनेक्टेड है, ई एन एफ रिफंड वाला पता ही बहुत नॉर्मल पॉइंट है, सारी चीज़ों को रिफंड करना, और लास्ट में एनी अदर इंसिडेंटल पर्पस, ये था। अब इसमें क्वेश्चन है कि ये जो इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड है, इसमें कौन कौन सी अथॉरिटीज, कौन कौन से लोग होंगे, कौन होगा इसमें। अगर कोई भी पर्सन क्लेम करना चाहे, जो अमाउंट किसमें ट्रांसफर हो चुका है उसका अनपेड डिविडेंड अकाउंट से, तो क्या वो क्लेम कर सकता है? यस, मे अप्लाई टू द अथॉरिटी फॉर पेमेंट ऑफ मनी क्लेम। तो वो आईपीएफ से क्लेम कर सकता है अपना अनपेड डिविडेंड अकाउंट का पैसा। सेंट्रल गवर्नमेंट शैल कॉन्स्टिट्यूटेड बाय नोटिफिकेशन अथॉरिटी और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, इस फंड को एडमिनिस्टर करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, आईपीएफ को चलाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, कॉन्स्टिट्यूट करेगी किसे, एक अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट करेगी। उसमें कौन कौन से लोग होंगे देखो, चेयरपर्सन होगा, अदर मेंबर्स होंगे, कितने से ज्यादा नहीं हो सकते, 7 से ज्यादा, एक चेयरपर्सन होगा, 7 अदर मेंबर्स होंगे, एंड और एक क्या होगा, सीईई, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो कौन कौन से लोग होते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए ऑब्जेक्टिव में कि इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में अथॉरिटी की लिस्ट में कौन कौन आता है, एक तो चेयरमैन आएगा, अदर मेंबर कितने ज्यादा नहीं, और एक कौन आता है, सीईओ। ये ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के एंगल से। अच्छा, ये अथॉरिटी क्या करेगी, जो ऊपर पढ़ा आपने, इनका काम क्या है,
दे विल एडमिनिस्टर द फंड्स और मेंटेन सेपरेट अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड रिलेटेड टू फंड्स। एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन करें, रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे। ठीक है, अब देखना, अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स जो मेंटेन्ड है प्रेस्क्राइब बाय द सीजी आफ्टर कंसल्टेशन, सीएजी। सीएजी का मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। समझ में आ रहा है? अकाउंट्स और रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे किसके प्रिस्क्रिप्शन पे? सीजी के, आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ सीएजी। इट शैल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू स्पेंड मनी आउट ऑफ द फंड्स। कॉम्पिटेंट फॉर द अथॉरिटी टू स्पेंड मनी आउट ऑफ द फंड, से पैसा यूज करने के लिए अथॉरिटी यूज कर सकती है, जो ऊपर आपने देखा इतने लोग। क्वेश्चन आता है इसके ऑडिट कौन करेगा? इन जो इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड है, इसकी एनुअल ऑडिट कौन करेगा? क्वेश्चन आता है, तो ध्यान रखना, ऑडिटेड बाई सीएजी। सीएजी का मतलब होता कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। क्या? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में कि आईईपीएफ का अकाउंट कौन ऑडिट करेगा? उसमें लिखा होगा चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऑप्शन बी सीएजी, ऑप्शन सी नन ऑफ द अबव। ऐसे तो कौन करेगा? सीएजी, ध्यान रखना। अब जब सीएजी वो ऑडिट कर लेंगे इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, वो अपनी रिपोर्ट फॉरवर्ड करेंगे एनुअली। किसको करेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो क्वेश्चन आ गया, सीएजी ने ऑडिट किया इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड के अकाउंट्स को, उसके बाद अपनी रिपोर्ट किसको भेजेंगे? हाफ ईयरली, क्वार्टरली या एनुअली? एनुअली, ये याद रखना, बस एनुअली लिखा हुआ है, एनुअली याद रखना। ये जो एनुअल रिपोर्ट्स है, इसमें क्या क्या जाएगा? अथॉरिटी शैल, अथॉरिटी मतलब वही जो ऊपर लोग, चेयरमैन, नॉट मोर देन 7 अदर मेंबर, और लास्ट में सीईओ। कह रहा अथॉरिटी शैल प्रिपेयर एनुअल रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट गिव फुल अकाउंट्स ऑफ एक्टिविटीज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। की अथॉरिटी एक एनुअल रिपोर्ट बनाएगी और बताएगी इस साल हमने क्या किया इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड के साथ, कितना पैसा आया, कितना इससे हमने क्या खर्च किया। कॉपी ऑफ एनुअल रिपोर्ट अगेन किसको जाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट को। एनुअल रिपोर्ट जो है ये जो एनुअल रिपोर्ट और ऑडिट रिपोर्ट, ये दोनों ईच हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के बीच में रखा जाए। ईच हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट का मतलब लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों चीजें पेश की जाएंगी। क्या क्या? एनुअल रिपोर्ट जो अथॉरिटी देगी और ऑडिट रिपोर्ट जो सीएजी देगा। और इस पे फिर वहां बहस चलेगी, जान दे देंगे इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड के लिए वहां पे। तो उस पर डिबेट होगी ना, कितना पैसा यहां पड़ा हुआ, तुमने यहां क्यों यूज किया? वहां सारे एमपी एमएलए वहां चिल्लाते हैं ना, फिर उस पर डिबेट होगी कि देश को पता होना चाहिए कि इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड का पैसा कितना कहां यूज हो रहा है। समझ में आ गया क्या है? इट इज ऑल अबाउट द सेक्शन 125 इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। कितने लोगों को इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड एकदम क्लियर हो गया? अब एक सीक्वेंस से चलते हैं। सबसे पहला, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड बनाता कौन है? हु कॉन्स्टिट्यूट? किसके पास पावर है? हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ये फंड सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। इसमें अथॉरिटीज में कौन कौन आता है? अदर मेंबर नॉट एक्सीडिंग 7 लास्ट में। ठीक है, ये लोग इसमें आएंगे। उसके बाद इनकी जो ऑडिट करता है वो कौन करता है? अपनी रिपोर्ट किसको देता है? ठीक है, ये जो अथॉरिटी, इनको भी एक रिपोर्ट तैयार करनी होती है, नाम क्या है उसका? एनुअल रिपोर्ट। ये ऑडिट रिपोर्ट, ये एनुअल रिपोर्ट दोनों कहां पेश की जाती हैं? बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ठीक, इन्वेस्टर एजुकेशन में प्रोटेक्शन फंड में पैसा कहां से आता है ये आपको पता है, कहां यूज होता है ये भी पता चल गया आपको। इसके अलावा इसमें कुछ है ही नहीं, यहीं पे खत्म हो जाता है। आई होप कि सबको लर्न हो गया होगा कहां से पैसा आता है, कहां यूज होता है, कौन बनाता है ये फंड, कौन होता है इसके अंदर, रिपोर्ट्स कितने तरह की होती हैं, 2, ये रिपोर्ट कहां जाती है, कौन देता है और कहां सबमिट होता है। इसके अलावा कुछ है क्या इसमें? कुछ भी नहीं, सिंपल। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मान लो मेरे नाम पे शेयर्स हैं, अब मैं अपना शेयर आपके नाम पे ट्रांसफर करना चाहता हूं, तो ट्रांसफर डीड के थ्रू ट्रांसफर हो सकता है मेरा शेयर आपके नाम पे। ठीक, अभी ट्रांसफर होने मान लो 1 महीना लग रहा है, मीनवाइल कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। मेरा क्वेश्चन है, डिविडेंड मिलेगा किसको? ट्रांसफरर को या ट्रांसफरी को? क्वेश्चन समझ में आया?
कि मैं अपना शेयर आपके नाम ट्रांसफर करना चाह रहा हूं, मैंने ट्रांसफर डीड भी साइन कर दी, अब उसमें 30 दिन का टाइम मान लो लगता है, 30 डेज का, अभी बस 10 दिन हुए, मीनवाइल कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। कंपनी डिविडेंड किसको दे? ट्रांसफरर को, जिस या ट्रांसफरी को? किसको देंगे? ट्रांसफरी को। क्यों? ट्रांसफर हो गया, पेपर पे तो नहीं हुआ अभी। एक्चुअल में पेपर पे नहीं हुआ अभी ट्रांसफर, 30 दिन का टाइम लगता है ना। लॉ कह रहा है इसको पेंडिंग में रखो, या तो फिर ट्रांसफर कब होगा ध्यान से देखना, सेक्शन 126 कह रहा है डिविडेंड हेल्ड टू बी इन एबेंस पेंडिंग। कह रहा है सेक्शन 126 क्या कह रहा है? अ ट्रांसफर डीड इज डिलीवर्ड टू द कंपनी फॉर रजिस्ट्रेशन। मान लो ट्रांसफर डीड साइन कर दी, ट्रांसफर कर दिया गया, बट ट्रांसफर इज नॉट रजिस्टर्ड बाय द, लेकिन अभी तक ट्रांसफर रजिस्टर्ड नहीं हुआ, लेकिन ट्रांसफर डीड ट्रांसफर कर दी गई साइन करके, ठीक है। इफेक्ट ऑफ सेक्शन 126 कह रहा है डिविडेंड इन रिलेशन टू एनी शेयर ट्रांसफर टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट, हाउएवर डिविडेंड शैल नॉट बी ट्रांसफर टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट बट शैल बी पेड टू ट्रांसफरी इफ, अगर रजिस्टर नहीं हुआ ट्रांसफर तो अनपेड डिविडेंड अकाउंट में जमा कर देना। कहां चला जाएगा पैसा? अनपेड डिविडेंड अकाउंट, जब उसके नाम पे तो वो क्लेम कर लेगा। नहीं तो कह रहा अगर ट्रांसफरर ने रिटर्न में दे दिया, ऑथराइज कर दिया आपको कि काम करना, ये डिविडेंड भी नहीं दे देना, तब वो आपको मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? यही लाइन देखो लिखी हुई है, बट पेड टू द ट्रांसफरी इफ द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर हैज ऑथराइज द कंपनी टू पे द डिविडेंड टू द ट्रांसफरी। समझ में आ रहा है? अगर मान लो अभी ऑथोराइज नहीं किया, ट्रांसफर डीड साइन हुई है, अभी ट्रांसफर हो गया, लेकिन अभी आपके नाम पे हुआ नहीं, 30 दिन का टाइम है, मीनवाइल डिविडेंड डिक्लेयर, तो कहां कंपनी जमा कर दी उसमें? अनपेड डिविडेंड अकाउंट। लेकिन अगर ट्रांसफरर ने रिटर्न में दे दिया कंपनी को कि ट्रांसफरी को ये दे देना, तो क्या अब भी अनपेड डिविडेंड जाएगा? अब मिल जाएगा उसको, अब मिल जाएगा। कब जाएगा ट्रांसफर अनपेड डिविडेंड अकाउंट में? जब ऑथराइज था, जब रिटर्न में ना दिया हो तब जाएगा। समझ में आ गया क्या? सेक्शन 126। तो अब एक बार फटाफट सेक्शन 123 में क्या था, हेडिंग बताओ उसकी। सेक्शन 124, सेक्शन 125, सेक्शन 126 थाला फॉर रीजन। धोनी मुझे डिविडेंड ट्रांसफर करना चाहता था अपना, 30 दिन नहीं हुए भी, ट्रांसफर नहीं हुआ है, लेकिन धोनी कह रहा जा तू भी क्या याद करेगा, कंपनी को बोल दिया कि ये डिविडेंड सुजीत को ही दे देना साइन करके, तो मुझे मिल जाएगा। अबेंस सेक्शन 127 मोस्ट डेंजरस सेक्शन, पनिशमेंट टू फेलियर टू डिविडेंड। अब चेक करते हैं थोड़ा सा, आपकी नॉलेज चेक करते हैं। कुछ इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस हैं इसमें। ये सब तो क्वेश्चन इजी है। हाँ जी, चलो पढ़ना शुरू करो। क्वेश्चन नंबर 1, एक मिनट थोड़ा सा इसको Annual general meeting of ABC Bakers Limited held on 30th of May 2022 declared dividend at the rate of 30%। ठीक है, कितना रिकमेंड किया बोर्ड ने? 30% से। However, the company was unable to post a dividend warrant. Dividend war unable to post a dividend warrant to Mr. Ranjan equity shares up to 25th of July 2022. Mr. Ranjan filed a suit against the company for the payment of dividend along with interest at the rate of, कितना मांग रहे इंटरेस्ट? रंजन कितना मांग रहे इंटरेस्ट? 20% मांग रहे हैं रंजन, मुझे 20% का इंटरेस्ट चाहिए, तुमने डिविडेंड टाइम से नहीं दिया।
फॉर द पीरियड ऑफ डिफॉल्ट डिसाइड इन द लाइट ऑफ द केस वेदर रंजन वुड सक्सीड। दूसरा क्वेश्चन, ऑल्सो स्टेट द डायरेक्टर्स लायबिलिटी इन दिस रिगार्ड। जल्दी से कैलकुलेट करो, चेक करो पूरा क्वेश्चन को, ट्राई टू फिगर आउट द क्वेश्चन। डिविडेंड डिक्लेयर कब हुआ है? 30 मई को डिविडेंड डिक्लेयर हो गया था, और डिक्लेयर होने के बाद फिर कुछ होता है, कुछ कुछ होता है 30 डेज के अंदर, याद रखो। अब जल्दी बनाओ क्वेश्चन, बताओ जल्दी से मुझे। लीगल एडवाइजर्स, कम ऑन ऑल द लीगल एडवाइजर्स। कितने लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, समझ में आ गया? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। बोर्ड कह रहा है 30% रिकमेंड कर रहा है, बोर्ड रिकमेंड कर सकता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। डिक्लेयर हो गया, एक्सेप्ट भी हो गया। डिक्लेयर हुआ 30 मई को, और हमने पढ़ा था डिविडेंड डिक्लेयर होने के बाद फिर कुछ होता है, कितने दिन के अंदर पे करना होता है, ठीक है। अभी क्या हुआ, ये 25 जुलाई को क्या हुआ, चेक करो। कंपनी वॉज अनेबल टू पोज अ वारंट टू मिस्टर अप टू 25 ऑफ जुलाई तक। 25 ऑफ जुलाई तक अभी तक ट्रांसफर ही नहीं हुआ। कायदे से कब तक पोस्ट हो जाना चाहिए था? कब तक, जोड़ के बताओ। 30 मई है, 30 जून तक हो जाना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या? नहीं हुआ। हमने क्या पढ़ा था, जब फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड हो जाए 30 दिन के अंदर, तो लॉ ने सेक्शन 127 में क्या बोला हुआ है? पहले तो बता दो, ऑफिसर इन डिफॉल्ट में डायरेक्टर्स पे कितना लगेगा पेनल्टी? इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years प्लस पर डे, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम। कुछ है मैक्सिमम या नहीं है? यस, मैक्सिमम नहीं है यहां पे। कंपनी के ऊपर कितना लगाया था? बहुत बढ़िया, कितना लगाया था? ठीक है, ये कितना मांग रहे हैं? अलाउड होगा क्या? लॉ में कितना लिखा हुआ है? और ये कितना मांग रहे हैं? लास्ट के 2 क्वेश्चन का आंसर बताओ। 2 क्वेश्चन पूछा गया इसमें, वेदर रंजन वुड सक्सीड। क्या रंजन वुड सक्सीड? 20% मिलेगा रंजन को क्या? क्यों? लॉ में कितना लिखा हुआ है? ठीक है। डायरेक्टर की लायबिलिटी क्या होगी? वही सेम। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 3। दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी डिविडेंड? क्यों? यस, डिफॉल्ट किया है पब्लिक डिपॉजिट्स का, याद है सेक्शन 73 74 सेक्शन 123 में बताया था। 2 केसेस में डिविडेंड नहीं दे, एक तो प्रोहिबिशन है 2 केसेस में, एक सेक्शन 8 कंपनी डिविडेंड दे ही नहीं सकती, दूसरा डिपॉजिट्स के प्रोविजन का डिफॉल्ट करते हो तो डिविडेंड अलाउड नहीं है। ये बताओ क्वेश्चन नंबर 7। कंपनी लायबल होगी नहीं, क्यों? क्योंकि कंपनी ने इन्फॉर्म नहीं किया। ये कौन सा वाला क्वेश्चन है? सेक्शन 127 का एक्सेप्शन वाला पॉइंट याद आ रहा है? शेयर होल्डर ने कोई डायरेक्शन दिया था, वो कंप्लाई कर लिया कंपनी ने, और साथ में उसको कम्युनिकेट कर दिया, तब कंपनी लायबल
नहीं, अगर नहीं किया तो लाइबल होगी। इसमें बताओ रेट ऑफ डिविडेंड मैक्सिमम कितना दे सकती है कंपनी? मैक्सिमम कितने परसेंट दे सकती है डिविडेंड? तो क्या ये जो रिकमेंडेशन बोर्ड बोला 12%, ये जस्टिफिएबल है? मैक्सिमम कितना दे सकती है? कहां लिखा हुआ है ये बात? यह सेक्शन 123 की कंडीशन नंबर 1 में क्या लिखा था? एवरेज कितना दे सकती है मैक्सिमम? एवरेज शैल नॉट एक्सीड कितने? मैक्सिमम 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का जो एवरेज है उससे ज्यादा रिकमेंड, बोर्ड कितना रिकमेंड कर रहा है, और एवरेज कितना आ रहा है इन तीनों का, तो मैक्सिमम कितना दे सकती है? 10%। इसमें बताओ। डिविडेंड प्रपोज किया 10% से, आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर द कंपनी हैज अर्न अ प्रॉफिट कितना? इतना, 22-23 में। द कंपनी डज नॉट इंटेंड टू ट्रांसफर एनी अमाउंट जनरल रिजर्व आउट ऑफ द रिजर्व प्रॉफिट्स। कंपनी जनरल रिजर्व में पैसा डालना ही नहीं चाहती, फ्री रिजर्व में कह रही मैं इस साल नहीं जमा करूंगी कुछ पैसा। कहां लिखा हुआ है? सेक्शन 123। कंपनी की डिस्क्रिप्शन है वो डाले या ना डाले। अच्छा मान लो कंपनी चाहती कि मैं 2% डालना चाहती हूं, 5%, जीरो, उसकी डिस्क्रिप्शन है। हमने पढ़ा हुआ है, एक्ट में लिखा हुआ सेक्शन 123 में 5। तो कोई सवाल ही नहीं उठता, डिविडेंड भूल मत जाना, क्योंकि सेक्शन 8 कंपनी को डिविडेंड बांटना अलाउड नहीं है। कहां लिखा हुआ है? कोई पूछे तो बोल देना 2 जगह लिखा हुआ है। कहां कहां लिखा हुआ है? एक सेक्शन 8 में इटसेल्फ लिखा हुआ है, सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए बी सी, क्लॉज नंबर सी में। और दूसरी बात कहां लिखी हुई है? सेक्शन 123 में ही लिखा हुआ। इस क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए, सेकंड वाला। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ फ्यूचर फैशंस लिमिटेड एट इट्स मीटिंग रिकमेंडेड डिविडेंड ऑन पेड अप शेयर वाज लेटर अप्रूव्ड बाय द शेयर जनरल मीटिंग। ठीक है, रिकमेंड किया, बाद में अप्रूव कर दिया शेयर होल्डर्स ने जनरल मीटिंग में। देयर आफ्टर डायरेक्टर अनदर मीटिंग बोर्ड पास बोर्ड रेजोल्यूशन फॉर डाइवर्टिंग द टोटल डिविडेंड टू बी परचेज सर्टेन शॉर्ट टर्म। वाह, बाद में एक प्रोविजन लाके कह रहे हैं कि जो डिविडेंड को पैसा देना है ना, उस पैसे को ट्रांसफर कर दो शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, कहीं और कुछ और खरीदने के लिए। इन द नेम एज अ रिजल्ट डिविडेंड वाज पेड टू शेयर होल्डर आफ्टर 45 डेज। कितने दिन बाद पे किया गया? और लॉ में क्या लिखा हुआ, कितने दिन के अंदर पे करना है अप्रूवल के बाद, डिक्लेयर होने के बाद? 30। और पे कब कर रहे हैं? एडवाइस को नीचे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन हम? एग्जामिन द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट, स्टेट वेदर द एक्ट ऑफ डायरेक्टर इन वायोलेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ द एक्ट। अगर है वायोलेशन, इफ सो स्टेट द कॉन्सिक्वेंट, क्या होगा इसके ऊपर। सेक्शन 127 लग जाएगा, क्यों? डिविडेंड डिक्लेयर होने के कितने दिन के अंदर पे हो जाना चाहिए? 30 डेज। अगर 30 डेज के अंदर आपने डिविडेंड डिक्लेयर होने के अंदर पे नहीं किया, तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? इसका आंसर सब लोग लिख के दिखाओगे, सेक्शन 2, ये क्वेश्चन नंबर 2 का। और कैसे फ्लो होगा आपका आंसर का मैं बता देता हूं। योर आंसर फ्लो विल बी, फर्स्ट पार्ट पे आप लिखोगे प्रोविजन, हेडिंग प्रोविजन है, ये प्रोविजन है सेक्शन 127 पे बेस्ड, तो वो पूरी बात लिखोगे उसमें जो लिखा हुआ है। सेकंड में फिर फैक्ट, क्वेश्चन से ही फैक्ट निकालो क्वेश्चन में हो क्या रहा है। और लास्ट में थर्ड पॉइंट पे एडवाइस दोगे और कंक्लूजन। द आंसर शुड बी फ्लो फ्रॉम दिस वे। ये सब लोग बनाएंगे एडवाइस करते हुए। कंपनी का नाम भी यूज करेंगे लास्ट में एडवाइस करते समय, मतलब आपने आपका एडवाइजर मानना है यहाँ पे।
हो गया सबका? यूज ब्लैक पेन सीए बनने तक। ठीक है। यूज द नेम ऑफ द कंपनी, जैसे फ्यूचर फैशन, तो जैसे लिखोगे हेंस द डायरेक्टर्स ऑफ फ्यूचर फैशन विल बी, तो वो इंप्रेशन बहुत एक्सपर्ट ओपिनियन जाएगा फिर। ठीक है, इम्प्रिजनमेंट 15 days इन बोर्ड ऑफ रिस्पॉन्सिबल। कंपनी का नाम भी यूज करो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ फ्यूचर फैशन। क्या लिख, लिखने में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को ताकत बनाओ। कैसे बनेगी? पागलपन। पागलपन होगा, पूरी बुक उतार सकते हो आप। जैसे आपको सांसें नहीं मिले अगर 2 मिनट के लिए, क्या होगा? 60 सेकंड्स आपकी सांस रोक दो तो क्या होगा? सामने वाला का मर्डर कर दोगे आप, जो रोक रहा होगा। है कि नहीं? उ- उस तरीके से हमें फोकस करना है इस पे। जैसे मान लो एक बार पढ़ा, सारे प्रोविजंस आपको आ रहे हैं, की पॉइंट सारे आपको लर्न है, ट्राई टू रिकॉल एंड पुट योर आंसर इन बेस्ट वे। जो की पॉइंट्स है उसको इंक्लूड करके आंसर वो लिखने की कोशिश करो, तो ऑटोमेटिक सारे आंसर्स आएंगे आपको। हम्म। ठीक है। 18% पर एनम, ठीक है। लिखना, याद करने में प्रॉब्लम नहीं होती, याद करने में नहीं होती, याद हो जाता है। तो बस, जब की पॉइंट्स याद हो जाते हैं, जो मेन मेन की पॉइंट्स हैं, जैसे अब सेक्शन 127 में की पॉइंट्स थे क्या? मेन मेन लिमिटेड ही की पॉइंट्स हैं भाई। पनिशमेंट की बात कर रहा है, 30 days में अगर आपने पे नहीं किया तो दो बातें होंगी, तीसरा कुछ है ही नहीं। एक तो डायरेक्टर को लाइबल कर रहे हो, और एक कंपनी लाइबल होगी। दो कीवर्ड हो गए। डायरेक्टर कितना लाइबल होगा? पहले तो इम्प्रिजनमेंट, जेल चला जाएगा, मैक्सिमम 2 साल की, अप टू 2 years तक की जेल हो सकती है। और पर डे का फाइन कितना लग जाएगा? 1000। अब कंपनी के केस में आ जाओ, कंपनी के ऊपर कितना सिंपल इंटरेस्ट लगेगा? 18% पर एनम। दिस इज द मेन प्रोविजन। ये तो आराम से लिख सकते हैं कि सेक्शन 127, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 127, इफ एनी कंपनी फेल्स टू डिस्ट्रीब्यूट द डिविडेंड विद इन द 30 days, इन सच केस फिर क्या होगा कॉन्सिक्वेंस उसका? द डायरेक्टर ऑफ सच कंपनी शैल बी लाइबल फॉर वॉट? यस, फॉर imprisonment which may extend to 2 years or up to 2 years, and shall also liable for fine that shall be 1000 per day। कब तक? until the default continues। अब कंपनी के ऊपर लगा दो, a company shall also be liable to pay simple interest, fine simple interest कितना? per annum till the default continues। सिंपल है। एक बार उसको पूरा पढ़ना है, और जब रिवाइज एक बार कर लोगे तो उसको प्रॉपर आप लिख पाओगे।
बस हाँ, अब क्वेश्चन आता है इसमें पेपर में कि जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या पेपर में, सर क्या पेपर में एग्जैक्ट पूरा बेयर एक्ट लिखना होता है क्या? अगर आप लिख सकते हो तो कोई बात नहीं, वेलकम। नहीं लिख सकते हो, मान लो नहीं लिख पा रहे हो, लीगल पूरा लीगल लैंग्वेज नहीं लिख पा रहे हो, तो इंस्टीट्यूट कहता है कि आप ना कीवर्ड्स लिखो। क्या लिखो? कीवर्ड्स लिखो। मतलब आंसर में आपके क्या इंक्लूड होना चाहिए? अब सेक्शन 127 के कीवर्ड्स क्या थे? मेन, कि जिसके बगैर वो सेक्शन कंप्लीट नहीं होगा। अप टू 2 years की इम्प्रिजनमेंट, 1000 पर डे, 18% पर एनम, यही है सारा मेन कीवर्ड, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर मैं इन पॉइंट्स को हटा दूं, अगर इनको मैं गायब कर दूं आंसर से, क्या लगता है सेक्शन 127 कंप्लीट होगा या कोई सेंस ही नहीं बना उसका? तो दिस इज द कीवर्ड्स। जो पेपर चेकर होगा आपके आंसर में पहली प्रायोरिटी पे सबसे पहले यही वर्ड्स ढूंढेगा वो, कि क्या आपने लिखा नहीं लिखा। लिखोगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो हमारा मेन फोकस किस पे होना चाहिए? कीवर्ड्स पे। किस पे होना चाहिए? कीवर्ड्स पे। कि जब भी आप पढ़ें, जब आप रिवाइज करें, तो आप ये सोचें कि इसमें कीवर्ड्स क्या है, इसमें वो मेन पॉइंट क्या है जिसके बगैर ये क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट है। तो आप पूरे कीवर्ड्स लिख के फिर आप आंसर उसको दे पाओगे। जब 2-3 बार एक क्वेश्चन का लिखना शुरू करोगे, तो धीरे धीरे आप देखोगे आपकी स्पीड, आपकी राइटिंग, आपकी प्रेजेंटेशन इंप्रूव होगा। और कोशिश करना है कि हमें बार बार वो चीज देखनी है। जैसे वन ऑफ माइन फ्रेंड, एक मेरे दोस्त हैं, जिनको इंग्लिश लिखने में भी प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि वो हिंदी बैकग्राउंड से थे, हिंदी मीडियम से थे। तो उनकी मतलब शुरू से इंग्लिश बहुत वीक थी। तो वो क्या करते थे कि जैसे बार बार पढ़ते थे, एक प्रोविजन को बार बार पढ़ा, और इतनी बार पढ़ा कि वो ब्लड में चला गया। आज की डेट में 12 करोड़ का पैकेज है साल का। कितने का? 12 करोड़। मुझे बोलना नहीं चाहिए कैमरे पे, बुरा मानेगा अगर सुनेगा तो, बट अच्छा खासा, मतलब वो पर्सन जो हिंदी, मतलब हिंदी में इवन सीए भी उसका 2 अटेम्प्ट में क्रैक हुआ है, लेकिन जिद्दी पर्सन। उसने कहा लैंग्वेज शुड नॉट बी बैरियर, बिकॉज माई इंटेंशन इज क्लियर, आई विल हैव टू बिकम अ चार्टर्ड एट एनी केस। तो जैसे देखते हैं जो प्रोविजन, जैसे किसी पर्सन को एक बार पढ़ के समझ में आ जाता है, क्योंकि हो सकता है उसने अपने लाइफ के 12 साल में बहुत मेहनत की हो, स्टार्टिंग बेस स्ट्रॉन्ग किया हो, और किसी का किसी वजह से नहीं हो पाया हो, तो उसका बेस्ट टाइम क्या है? वो उसी बात को 3 बार में पढ़ेगा। 3 बार पढ़ेगा तो उसके बराबर आएगा, 4 बार पढ़ेगा तो उससे आगे चला जाएगा। समझ में आ रहा है? चलो समझ में आ गया तो फिर इसी बात पे आंसर दे दो क्वेश्चन नंबर 1 का। डिविडेंड डिक्लेयर होने कितने दिन के अंदर पे हो जाना चाहिए? 30 days। जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट इज नॉट, कौन सा इसमें से एक अमाउंट है जो आईईपीएफ अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता? बिल्कुल, ये तो आपने कहीं पढ़ा ही नहीं था। इसका आंसर, अगर 30 दिन के अंदर पे नहीं किया डिविडेंड, कितने कंपनी का इंटरेस्ट देना पड़ेगा? कंपनी के ऊपर कितने पेनल्टी ले, कितने परसेंट की इंटरेस्ट लगेगा? सिंपल इंटरेस्ट 18%। इसमें बताओ, वही सेम। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 बताओ पहले, देखता हूं कौन बता पाता है इसका आंसर। वेरी गुड। ये बताओ, कितना डिविडेंड एवरेज, या 15%? यस, पिछले 3 साल का एवरेज लेते हैं ना, जब प्रॉफिट नहीं है तो। इसका आंसर देखता हूं कौन बता पाता है। कब होता है ट्रांसफर अनपेड डिविडेंड अकाउंट से वो पैसा आईईपीएफ अकाउंट में कितने साल बाद ट्रांसफर हो जाता है? यस, आफ्टर द, समझ में आ रहा है? ये तो कर लिया आपने।
यस, ये बताओ। यस, ये बताओ। याद करो डिविडेंड जब आपने पढ़ा था, पेबल टू हुम एंड हाउ। हाउ में कहीं पे लिखा हुआ था कि घर मिल जाएगा डिविडेंड के बदले? कहीं लिखा हुआ था कार मिलेगी डिविडेंड के बदले? या तो कैश। वो सारे मोड पेमेंट की तरफ ही जा रहे थे। ठीक है, कैश में होगा। आप बताओ टफेस्ट क्वेश्चन। अरे, बड़ी तेजी आंसर दिया आपने तो। ये बताओ टफेस्ट क्वेश्चन। चलो ये बताओ, ब्रो को बताओ। नहीं, ये सिलेबस में नहीं है अभी, ये दूसरे चैप्टर का है। ठीक है। अब इसमें जैसे ये केस स्टडी है, केस स्टडी मतलब ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, केस बेस्ड सिनारियो, फिर इससे रिलेटेड ही ऑब्जेक्टिव लिखा होता है नीचे। बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो एक बार एक क्वेश्चन ये भी देख लेते हैं जल्दी से। परफेक्ट टायर रबर लिमिटेड एक कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, इंगेज है बिजनेस मैन्युफैक्चर टायर्स बनाती है कंपनी। ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 1920 द कंपनी डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड कितने परसेंट से? ठीक है, 17 अक्टूबर को बोर्ड मीटिंग में, आउट ऑफ द प्रॉफिट्स अर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर 1920। ठीक है। फर्दर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी आफ्टर रिव्यूइंग द रिजल्ट्स ऑफ द फोर्थ क्वार्टर 1920 अगेन रिकमेंडेड सेकंड इंटरिम डिविडेंड 5% ऑन 2020 में। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी अप्रूव द फाइनेंशियल रिजल्ट्स 1920 इट्स मीटिंग ऑन 5 अगस्त। ठीक है, रिकमेंड फाइनल डिविडेंड 15% इंक्लूडिंग इंटरिम डिविडेंड अर्लियर। इन दिस बोर्ड मीटिंग द जनरल मीटिंग ऑफ शेयर वॉज कन्वीन। जनरल मीटिंग कब हुई? 31 अगस्त 2020 को। द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी डिमांडेड सिंस इंटरिम डिविडेंड 10%, 5%, 5% दो बार रिकमेंडेशन किया था बोर्ड ने, वॉज डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी, सो फाइनल डिविडेंड शुड नॉट बी लेस देन 20%। द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी डिमांडेड सिंस द इंटरिम डिविडेंड 10% है, शेयर होल्डर कह रहे हैं इंटरिम डिविडेंड तो 10% हो गया, 5% एक बार, 5% एक बार, तो कह रहा है कि वॉज डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी सो द फाइनल डिविडेंड विल बी नॉट लेस देन 20%। शेयर होल्डर कह रहे हैं कि इंटरिम डिविडेंड 5% 10% हो गया, तो फाइनल डिविडेंड 20% से कम नहीं होना चाहिए। ये कौन कह रहा है? शेयर होल्डर। अभी और आगे सुनो, इंक्लूडिंग द इंटरिम डिविडेंड, मतलब इस 20% में कौन इंक्लूड होगा? इंटरिम डिविडेंड भी इंक्लूड होंगे। When the company secretary emphasizes that the final dividend cannot exceed what the board have recommended, कंपनी सेक्रेटरी कह रहा है कंपनी का कि जो फाइनल डिविडेंड होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जितना रिकमेंड किया है उससे ज्यादा शेयर होल्डर अप्रूव नहीं कर सकता। ये कौन कह रहा है? सीएस कह रहा है कंपनी का कि जितना बोर्ड रिकमेंड कर रहा है उससे ज्यादा शेयर होल्डर्स अप्रूव नहीं कर सकते। कम कर सकते हैं क्या, या ज्यादा कर सकते हैं क्या? नहीं, ये कंपनी सेक्रेटरी बोल रहा है। Some of the shareholder boycotted meeting and moved meeting protest the company decision। हाय हाय, कंपनी खिलाफ हाय हाय करने लगे मेंबर्स, इस बात के खिलाफ हो गए। However, the agenda of declaration dividend was passed unanimously. Rest of the shareholder present in the meeting और criteria quorum सब हो गया, prescribe हो गया dividend। Shareholder could not be paid within the after approval shareholder the dividend amount was paid to shareholder. However, dividend of some shareholders could not be paid within the prescribed time। prescribed time क्या dividend पे करने का? 30 days। वैरायटी ऑफ रीजन से इसलिए पे नहीं कर पाए। कंपनी ने ये पैसा हमने पढ़ा है कि जब पे नहीं किया 30 दिन के बाद वो पैसा कहां ट्रांसफर हो जाएगा? अनपेड डिविडेंड अकाउंट में नेक्स्ट 7 डेज में। इतने तारीख को ट्रांसफर कर दिया, 15 अक्टूबर को कंपनी ने। डिटेल्स ये थी सारी, डिविडेंड, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड और ये डेट, ये सारा चीज डिविडेंड का डेटा दिया हुआ है। अब उसके बाद सुस्तराम नाम है ये, one of the investor who's holding इतने physical visiting website of the company came to know the company declared dividend in some previous year but not paid to him। उनको पता चला मुझे मिला ही नहीं डिविडेंड, डिक्लेयर तो किया, मुझे मिला ही नहीं। This happened due to the fact company was not having current address and bank account details। क्यों हुआ? क्योंकि उनका करंट एड्रेस नहीं था, बैंक अकाउंट नहीं था।
सुस्तराम अप्रोच द कंपनी अलॉन्ग विद ऑल द सपोर्टिंग एविडेंस टू क्लेम, सारे एविडेंस के साथ वो कंपनी पहुंच गया क्लेम करने. Divided the dividend. Company, after being satisfied all the dividend pertaining to years, however, company informed that since the dividend has not transferred to, company क्या बोल रही हो, पैसा कहाँ ट्रांसफर हो चुका है, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, इट कैन नॉट बी टेकन बैक नाउ, अब वापस नहीं मिल सकता. क्या ऐसा है? एग्री फ्रॉम दिस सुस्तराम थ्रेटन द कंपनी ऑफिसर टेक अप्रोप्रिएट लीगल एक्शन. सुस्तराम क्या कह रहे हैं? आई विल सी यू इन कोर्ट. किसको कह रहे हैं? कंपनी के जो जो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, कि वो पैसा कहां जा चुका है, आईपीएफ में. क्या आईपीएफ से नहीं क्लेम कर सकता? वो कर सकता है. उसके लिए आपके पास आना पड़ेगा उसको. क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताओ. ऑब्जेक्टिव है. व्हेन द शेयर होल्डर डिमांडेड फॉर इंक्रीज रेट ऑफ डिविडेंड बट सिंस द शेयर होल्डर कैन नॉट इंक्रीज द रेट ऑफ डिविडेंड व्हाट द बोर्ड रिकमेंडेड, सम ऑफ देम वॉकड ऑफ मीटिंग, कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? हमने पढ़ा जितना रिकमेंड करेगा उससे ज्यादा अप्रूव नहीं कर सकते. इवन इफ आफ्टर बायकॉट कोरम इज प्रेजेंट, कोरम मतलब मिनिमम मेंबर प्रेजेंट थे, ऑल द टाइम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ जनरल मीटिंग एंड दे हैव अप्रूव्ड द मेजॉरिटी, द रेट ऑफ रिकमेंड शैल बी ट्रीटेड एज अप्रूव्ड. तो क्या मान लिया जाएगा? अप्रूव मान लिया जाएगा, क्योंकि लोग थे वहां. क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि बोर्ड ने रिकमेंड किया 5%, 5%, लेकिन शेयर होल्डर कितना कह रहे हैं? 20% कर दो इसको. तो क्या अप्रूवल ज्यादा की दे सकते हैं? जितना रिकमेंड किया उतना ही अप्रूव. कम कर सकते हैं क्या? यस. दूसरा बताओ इसका आंसर. एट विच डेट अनपेड डिविडेंड अकाउंट, अनपेड डिविडेंड नॉट क्लेम्ड बाय द शेयर होल्डर शैल बी ट्रांसफर टू सेपरेट बैंक अकाउंट. एट विच डेट अनपेड डिविडेंड नॉट क्लेम्ड बाय द शेयर होल्डर, 7th ऑफ अक्टूबर, क्योंकि उसकी एक्सपायरी के 7 डेज पढ़ा है आपने. 7 डेज के अंदर 30 दिन में क्लेम नहीं किया, नेक्स्ट 7 डेज में कहा जाएगा वो पैसा? अनपेड डिविडेंड अकाउंट में. चलो इंटरेस्ट बताओ कितना लगेगा? सेवन को करना था, भेजा कब? तो इंटरेस्ट लगेगा ना. अनपेड डिविडेंड अकाउंट में सिंपल इंटरेस्ट लगता, कितने परसेंट था? 12% था. कितने परसेंट था? 12%. बिल्कुल सही. लास्ट में क्या होगा? कितने साल में भेजना है? आफ्टर 7 ईयर्स. उससे पहले तक पैसा कहां पड़ा रहेगा? अनपेड. समझ में आ रहा है? दिस इज ऑल अबाउट द डिविडेंड. तो अब डिविडेंड को अगर हम 1 मिनट में रिवाइज करें, क्विक फास्ट, एकदम 2 मिनट में क्विक फास्ट. सेक्शन 123 बोलता है डिविडेंड डिक्लेरेशन पे और पेमेंट की बात करता है. सोर्सेस कितने हैं? 4. ठीक है. सोर्सेस के बाद अगली हेडिंग आती क्या? इनएडुकेट प्रॉफिट है तो भी दे सकते हैं क्या? सब्जेक्ट टू कितनी कंडीशंस? 4. दिख रही है 4 कंडीशंस? 4 कंडीशंस दिख रही. कंडीशन पहली एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड की बात थी. दूसरी कंडीशन क्या था? कितना विड्रॉ कर सकते हैं. तीसरी कंडीशन सेट ऑफ का. और सबसे लास्ट कंडीशन क्या थी? बैलेंस ऑफ रिजर्व कितना रह जाएगा. ठीक. उसके बाद आपने देखा कितने दिन में डिपॉजिट करना है सेपरेट बैंक अकाउंट में? 5 डेज में. ठीक है. फिर आगे आपने देखा पेमेंट टू हुम एंड हाउ, किसको दें डिविडेंड का अमाउंट और कैसे दें. ब्रो को देंगे और कैसे देंगे, वो 4 ऑप्शंस. ठीक है. फिर आगे के कब डिविडेंड मिलेगा ही नहीं, किनको किनको? सेक्शन 8 कंपनी और डिफॉल्ट जिसने कर रखा हो डिपॉजिट्स के प्रोविजन का. और एक पॉइंट और था, कितना रिजर्व पैसा जमा करें, कंपनी की डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है. और कोई पॉइंट? सारे कवर हो गए उसमें. 124 किसके बारे में है? कब चला जाएगा, कितने दिन बाद पैसा इसमें? अगर 30 दिन में कोई क्लेम करने नहीं आया या पे नहीं किया तो नेक्स्ट 7 डेज में कहां जाएगा वो पैसा? अनपेड डिविडेंड अकाउंट में. कितने साल तक पड़ा रहेगा उसमें? उसके बाद कहां जाएगा? ठीक है. अच्छा ये मान लो मैंने 7 दिन के अंदर पैसा जमा कर दिया अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, नेक्स्ट 90 डेज के अंदर क्या करना है? स्टेटमेंट में क्या लिखना है? कितना अमाउंट है. ठीक है. और ये सारा उसमें पड़ा रहेगा. बाद में कोई क्लेम करने आया क्या उसको मिल जाएगा? ठीक है. अच्छा मान लो कोई पर्सन है अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पैसा जमा करने में देरी करता है, कितने परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा? ये 12% का पैसा किसको मिला? गवर्नमेंट को या मेंबर्स को, शेयर होल्डर्स को? ठीक है.
सेक्शन 124 की बातों को नहीं मानने पे एक प्रोविजन, एक पेनल्टी का प्रोविजन सबसे लास्ट लिखा गया था, ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे और कंपनी पे। सबसे ऊपर बताओ, कंपनी पे पहला फ्लैट 1 लाख, उसके बाद पर डे 500, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 10 लाख, आपके ऊपर पर डे का 100 रुपए और मैक्सिमम 2 लाख, यही था। अच्छा, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में पैसा आता कहां कहां से है? बहुत सारे सोर्सेज हैं सर, यूज कहां होता है? रिफंड में हो गया, इन्वेस्टर से रिलेटेड 3 बातें, प्रमोशन, प्रोटेक्शन, यस, और डिसगॉर्जमेंट ऑफ फंड्स, लीगल एक्सपेंसेस जो हैं वो सारे जाएंगे, और एनी अदर रीजंस। अच्छा, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में, इस इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड को क्रिएट कौन करता है? सीजी। इसमें अथॉरिटी में आते कौन कौन लोग हैं? यस। अच्छा, ये बताओ इसकी ऑडिट कौन करता है? अच्छा, एनुअल रिपोर्ट किसको देना होता है? अथॉरिटी देती है किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये एनुअल रिपोर्ट और ये ऑडिट रिपोर्ट दोनों कहां पेश की जाती हैं? समझ में आ रहा है? कब? क्वार्टरली, मंथली, एनुअली? एनुअली। समझ में आ रहा है? सेक्शन 126 किसके बारे में था? अच्छा, मान लो शेयर ट्रांसफर किया लेकिन अभी पेंडिंग में है, तो किसको मिलेगा शेयर्स पे डिविडेंड? और अगर उसने स्पेसिफिकली बोल दिया कि इनको ही देगा ट्रांसफरी को, तो मिल जाएगा। सेक्शन 127 में किसके बारे में है? पनिशमेंट एंड पेनल्टी का प्रोविजन है। याद है पहली पनिशमेंट किसके ऊपर? डायरेक्टर, जेल जाएंगे 2 साल तक मैक्सिमम हो सकती है, और पर डे का 1000 प्लस कंपनी के ऊपर। वो कौन से केसेस है जो कंपनी बच जाएगी, डिविडेंड नहीं देगी तब भी बच जाएगी? ऑपरेशन ऑफ लॉ नंबर 1, शेयर होल्डर ने डायरेक्शन दिया था, कंपनी ने वो डायरेक्शन कंप्लाई करा और उसके बाद उसको कम्युनिकेट कर दिया। थर्ड, अगर डिस्प्यूट हो जाता है तो उस केस में भी कंपनी लाइबल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब डिस्प्यूट सेटल हो जाएगा तब लाइबल होगी। फोर्थ, अगर लॉफुली कोई अमाउंट एडजस्ट कर लिया तो उस केस में भी कंपनी लाइबल नहीं होगी। एनी अदर केस, जैसे डिविडेंड वारंट पोस्ट किया लेकिन कंपनी की डिफॉल्ट नहीं थी, पोस्ट ऑफिस की डिफॉल्ट की वजह से लेट हुआ, तो क्या कंपनी का माना जाएगा लीगल प्रोविजन हैम्पर हुआ है? नो। समझ में आ रहा है? दिस इज ऑल अबाउट द डिविडेंड। कितने लोगों को तैयार हो गया डिविडेंड? चलती फिरती ऑडियो बुक। समझ में आ रहा है? दिस इज ऑल अबाउट द डिविडेंड। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड इंटरिम डिविडेंड? यस। फाइनल डिविडेंड। डिविडेंड रिकमेंड कौन करता है? अप्रूव कौन करता है? अच्छा, एक बार जब डिविडेंड अप्रूव हो जाए तो उसको डिक्लेयर्ड बोल देते हैं। तो जब डिक्लेयर्ड हो जाए, क्या लाइबिलिटी बन गई कि नहीं कंपनी के लिए डिक्लेयर होने के बाद? यस। फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर्ड हो गया, क्या कंपनी रिवोक कर सकती है? इंटरिम डिविडेंड को रिवोक किया जा सकता है, उसके लिए सारे शेयर होल्डर की कंसेंट चाहिए। समझ में आ रहा है? कंपनीज एक्ट में डिविडेंड की डेफिनेशन जो सिंपल सी दी गई, सेक्शन 2 क्लॉज 35 में क्या है? एक लाइन की डेफिनेशन, बस, कुछ दी ही नहीं गई है। और कुछ बचा? अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड डिफरेंस क्या है, क्या बताओगे? और वो इधर, ये कौन अनाउंस करता है इंटरिम डिविडेंड? बोर्ड। वो रिकमेंड कौन करता है फाइनल डिविडेंड? अप्रूव कौन करता है? ठीक है। और वो कैंसिल हो सकता है इंटरिम डिविडेंड होल्डर्स की कंसेंट से सारे, लेकिन फाइनल डिविडेंड कैंसिल नहीं होता। दिस इज ऑल अबाउट द डिविडेंड। इसके अलावा कुछ है ही नहीं एज पर द आपके सिलेबस के हिसाब से। समझ में आ रहा है? इसको रिवाइज करना, फिर अगली क्लास में इसको और एग्जाम के क्वेश्चंस देखेंगे, आज तक की हिस्ट्री के और चीजें चेक करेंगे, फिर उसको आप सॉल्व करोगे, फिर देख इसको फाइनल कवर कर रिवाइज करके पूरा आना, तब ये लॉक हो जाएगा। पेपर में हर अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन 5 नंबर का श्योर शॉट है। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि अटेम्प्ट में इससे क्वेश्चन आए ही ना, क्वेश्चन आना ही आना है। उसमें बस एक ही राय है, क्या? कि क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में। हाँ, हाँ। जब फाइनल डिविडेंड आप अप्रूव होता है, जैसे फाइनल डिविडेंड आपने अनाउंस कर दिया,
रिकमेंड कर दिया बोर्ड ने, अब वो अप्रूव हो गया, डिक्लेयर्ड हो गया, तो अब आप पे कर दोगे। इंटरिम डिविडेंड जो है वो साल के बीच में दिया जाता है, बिफोर फाइनलाइज, हाँ वो अलग है, वो अलग है। चलो इसको करो अच्छे से, रिवाइज करके आना, फिर इसको और आगे बढ़ाएंगे धीरे धीरे। हाई स्कोर करना है इसमें आपको।